Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to start the CCS Conduct Rules 1964. ठीक है, तो let's begin this. सबसे पहले शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन जो इसका सेक्शन 1 है, ये क्या कहता है आपका शॉर्ट टाइटल क्या है, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. These rules may be called the Central Civil Services Conduct Rules 1964. इनको क्या बोलते हैं हम? Central Civil Services Conduct Rules 1964. They shall come into force at once. एक साथ आएंगे ये, ठीक है. जैसे RTA में क्या हुआ था, कुछ एक जो है at once आए थे और उसके बाद जो है 120th डे के बाद आधे. बट इट वॉल in this case, in the case of Central Civil Services Conduct Rules, they shall all come into force at once. Okay, save as otherwise provided in these rules and subject to the provisions of Indian Foreign Service Conduct and Discipline Rules 1961. These rules shall apply to every person appointed to a civil service or post, including a civilian in defense service in connection with the affairs of the union. देखिए, save as otherwise provided मतलब इसके अलावा जो भी प्रोवाइडेड किया गया है इस रूल्स में जो प्रोवाइड किया गया है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस, और इंडियन फॉरेन सर्विस इस रूल के अलावा जो बताया गया है, इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस कंडक्ट और डिसिप्लिन रूल्स है 1961 के. ठीक है, दीज रूल्स इनको छोड़ गया, मतलब जैसे किसी सेक्शन में उनके अलावा बताया गया है. ठीक है, कोई कोई ऐसे जो रूल्स हैं जिनमें जो है एग्जेम्प्टेड है पहले से ही, तो एक वो प्लस में इंडियन फॉरेन सर्विस के जो कंडक्ट और डिसिप्लिन रूल्स है इन दोनों को मिला के. ठीक है, दीज रूल्स जो है शेल अप्लाई टू एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस. तो कोई भी पर्सन जो भी सिविल सर्विसेज पे अपॉइंट होता है उनके लिए ये जो है, इंक्लूडिंग अ सिविल इन डिफेंस सर्विसेज, और इवन डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो सिविलियन है उनके अंदर ऊपर भी ये रूल जो है एप्लीकेबल होंगे इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. बस ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन. जो भी काम, जब भी उनका कोई भी काम रिलेटेड टू यूनियन जो अगर होगा तो उस केस में वो अप्लाई करेंगे, ये वाले जो रूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो ठीक है, ये वाला जो ये रूल्स हैं CCS कंडक्ट रूल्स जो हैं, ये अप्लाई नहीं होंगे किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पर. किस पर? हु इज अ रेलवे सर्वेंट, मतलब जो भी रेलवे सर्वेंट है उन पर ये अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, नथिंग शेल अप्लाई. ठीक है, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा किस किस पर? अ रेलवे सर्वेंट, जो भी कोई रेलवे सर्वेंट है एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट 1890. अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड में अगर कोई भी है उन पर अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, और इसके क्योंकि बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट रूल ऑल टुगेदर, उनके पास रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं इसीलिए. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज होल्डिंग एनी पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रेलवे बोर्ड. अगर मान लीजिए कोई भी रेलवे बोर्ड के अंडर में है, जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अगर कोई होल्ड करता है उनके ऊपर भी नहीं होगा. या फिर जो फाइनेंशियल कमिश्नर है ऑफ रेलवेज उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा. इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स है जैसे IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उन पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा. और कोई भी होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रेसिडेंट हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल शैल नॉट अप्लाई. अगर प्रेसिडेंट ने स्पेसिफिकली किसी रूल्स के बारे में बोला है, ठीक है, तो कोई स्पेशल ऑर्डर के थ्रू अगर प्रेसिडेंट ने बोला है तो ये जो रूल्स है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे. ओके, इसके अलावा बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसके अलावा बताया गया है रूल्स 4, 6, 7, 12 एंड 14. ठीक है, 15, 16, then 18, 19, 20, 21 shall not apply to any government servant who draws a pay. देखिए यहाँ पर है आपका who draws a pay which does not exceed rupees 500 per mensem. per mensem का मतलब होता है per month, and holds a non gazetted post in any of the following establishment on or managed by the government. देखिए कुछ इन्होंने क्या दे रखा है, कुछ जो है सेक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर, रूल 4, 6, 7, 12. ठीक है, तो ये जो है ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे. शेल नॉट अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी जो है जो पर मंथ की जो सैलरी है, पर मंथ जो सैलरी है वो 500 रुपीज़ पर मंथ है, एंड ही इज होल्डिंग अ नॉन गेजेटेड पोस्ट पर है अगर वो, तो ये उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होंगे.
तो वो क्या क्या है, जैसे उन्होंने बताया, पोर्ट्स, डॉक्स, वार्फ्स या फिर जेटीज। जैसे पोर्ट्स होते हैं आपके जो समुद्र वगैरह के साइड में जो पोर्ट्स होते हैं, जो डॉक्स होते हैं जहाँ पर जो शिप है रेस्ट करती हैं, वार्फ्स होते हैं, नदी के पास जो घाट होते हैं ना उनको बोलते हैं वार्फ्स। जेटीज बोलते हैं समुद्र और लैंड के बीच में जो छोटा सा एरिया होता है, वेयर योर योर क्या बोलते हैं, जो शिप्स आके रेस्ट करते हैं, सामान लोडिंग अपलोडिंग होती है। सो दैट पार्ट में भी जो लोग काम कर रहे हैं एंड हुज सैलरी इज ₹500 पर मंथ, और इफ दे आर होल्डिंग अ नॉन गेजेटेड पोस्ट, तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। डिफेंस इंस्टॉलेशन एक्सेप्ट ट्रेनिंग, किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेप्ट ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है तो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पर ये एप्लीकेबल हो सकता है, मतलब होता है। ठीक है। पोर्ट्स, डॉक्स, वार्स और जेटीज पर तो नहीं होगा। सेकंड, थर्ड है आपका पब्लिक वर्क्स एस्टेब्लिशमेंट, जो भी पब्लिक वर्क्स की एस्टेब्लिशमेंट है उन पर नहीं होगा। ठीक है। किनके ऊपर? एज फार एज दे रिलेट टू वर्क चार्ज स्टाफ, जो भी वहां पर वर्क जैसे काम है उस काम के अकॉर्डिंग उनको जो चार्ज दिया जा रहा है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिक पावर एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है, कोई भी इरिगेशन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिक पावर एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके। देन वी हैव माइंस एज डिफाइंड इन क्लोज जे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द माइंस एक्ट, उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। जो माइंस में वर्कर है, जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे ये रूल्स। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट सेंट्रल फील्ड यूनिट्स ऑफ सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग वर्कमैन गवर्न बाय लेबर लॉज, ठीक है, तो उनके ऊपर भी जो है ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसके बारे में बताया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एनी पर्सन टेम्परली ट्रांसफर्ड टू अ सर्विस और पोस्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन टू whom बट फॉर सच ट्रांसफर दीज रूल्स वुड हैव अदरवाइज अप्लाइड। देखिए, इसके अलावा बताया गया है कि ये जो रूल्स है शैल अप्लाई टू एनी पर्सन, ये किसी भी पर्सन पर अप्लाई होंगे। ठीक है। जो है शैल अप्लाई टू एनी पर्सन टेम्परली ट्रांसफर टू अ सर्विस। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी जो सर्विस किसी दूसरे सर्विस का है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, अगर वो जैसे मान लीजिए टेम्परली ट्रांसफर होके आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टू whom बट फॉर सच ट्रांसफर दीज रूल्स वुड हैव अदरवाइज अप्लाइड, तो उस केस में जो है ये अप्लाई हो जाएंगे उन पर। ठीक है। For the purpose of second proviso, the expression establishment shall not include any railway establishment or any office mainly concerned with administrative measures, supervisory, security और welfare function। जो रेलवे का है establishment के कोई भी जो है इनके ऊपर ये रूल्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। तो ये है हमारा जितना भी हमने पढ़ा, ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इन्हीं से ही रिलेटेड कुछ GIDs है जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल applicability to honorary workers employed in civil post। देखिए, various questions have arisen from time to time। ठीक है, जिसमें पूछा गया कि employment of honorary workers, इसमें क्या गया आपका employment of honorary workers in civil post। तो इसमें क्या गया है, the basic principles to be adopted in this matter are employment of honorary workers in civil post should be an exceptional procedure। ये क्या है, एक exceptional procedure है। ओके। to be resorted to only in abnormal circumstances, और ये जो है abnormal circumstances में ही resort करना है आपको। and when suitable paid employees are not available, जब भी आपके पास कभी suitable paid employees जो है नहीं available होंगे, उसी केस में ही हम सिर्फ honorary जो workers होते हैं सिविल पोस्ट में उनको एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका ऑनररी एम्प्लॉयमेंट शुड बी ऑफर्ड ओनली टू सच पर्संस एज हैव रेंडर्ड मेरिटोरियस सर्विसेज, जिन्होंने मेरिटोरियस सर्विसेज अपनी तरफ से प्रोवाइड की है एंड दे आर एमिनेंट इन पब्लिक लाइफ एंड हैव अ स्ट्राइकिंग रेपुटेशन फॉर इंटेग्रिटी। सिर्फ उन्हीं को ही आप जो है यहाँ पर ऑनररी पोस्ट के लिए रखेंगे सिविल में। ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा है कि क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कि ऑनररी वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट सिविल पोस्ट में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। थर्ड है आपका सर्विसेज ऑफ एन ऑनररी वर्कर शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी, मतलब सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी में वो काम करेंगे। द वर्क टू बी इंटरेस्टेड टू हिम शुड नॉट बी सच एज वुड इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब इट शुड नॉट बी, कैसा नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव कोई या फिर कोई पावर्स या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फिर कोई जुडिशियल पावर ऐसा जो है उनको नहीं देंगे, बट उनका क्या होगा, सिर्फ एडवाइजरी कमेटी में कैपेसिटी में वो काम करेंगे एज द होल्डर ऑफ अ सिविल पोस्ट और एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इन द नेम और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, एन ऑनररी वर्कर शुड बी पेड अ नॉमिनल सैलरी ऑफ ₹1 पर मंथ। देखिए, जो भी ऑर्डिनरी वर्कर होगा दे शुड बी पेड अ नॉमिनल सैलरी, उनको दी जाएगी ₹1 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिविल पोस्ट, द ड्यूटीज ऑफ विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। ओके, दिस इज नेसेसरी, ये ऐसा जरूरी क्यों है? ₹1 का मतलब क्या है? दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम विद इन द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, कंडक्ट रूल्स एंड अदर सर्विसेज रूल्स। क्योंकि जब तक अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट से कोई सैलरी ही नहीं ले रहे हैं तो उनके ऊपर कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको दे विल हैव बी एक नॉमिनल सैलरी उनको दी जाएगी ऑफ ₹1 पर मंथ, ठीक है। एंड ऑनररी वर्कर नीड नॉट हाउएवर एक्चुअली ड्रॉ द नॉमिनल सैलरी एंड मे बाय राइटिंग टू द अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न वॉलंटरली सरेंडर इट। जो भी उनको ₹1 की सैलरी मिल रही है वो अकाउंट में राइट करके वहां पर अकाउंट ऑफिसर को, ठीक है, वो जो है उनको वॉलंटरी सरेंडर कर देंगे वो जितना भी है। फॉर द पर्पज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाउएवर सच नॉमिनल सैलरी मस्ट बी फिक्स्ड एंड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ द अपॉइंटमेंट। बट यस, उनकी जो है ऑफिशियल पर्पज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की वजह से वो जो नॉमिनल सैलरी है वो फिक्स की जाएगी, ठीक है, जस्ट इन ऑर्डर टू, और वो उनके ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट में बताई जाएगी। इसके अलावा ऑल ऑनररी वर्कर्स शुड ऑटोमेटिकली एंड प्रोप्रियो विगोर बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। देखिए, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हम अपने तरफ से जो ओथ लेते हैं कि हम अपने तरफ से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं देंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दे नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू साइन एनी डिक्लेरेशन इन दिस कनेक्शन। हालांकि उनको कोई ऐसी डिक्लेरेशन जो है वो साइन करने की जरूरत नहीं है, बट द पोजीशन शुड एक्सप्रेसली बी मेड क्लियर टू ईच ऑनररी वर्कर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। लेकिन जो ये पोजीशन जो है उनको क्लियरली बताई जाएगी पहले ही, ठीक है। अब ये जो इन्होंने बताया, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑनररी वर्कर्स इन सिविल पोस्ट, ठीक है। नाउ बोलते हैं, इट इज रियलाइज दैट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स मे प्रेजेंट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इंडिविजुअल केसेस, ठीक है। तो इंडिविजुअल केसेस में जो है ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये that may present practical difficulties. For example, it may not be necessary to enforce the requirement of clause 3 in paragraph 2 above in the case of persons who have previously held a high office under government, ठीक है। तो एडवाइजरी कैपेसिटी जैसे अभी हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन क्या है, जिन्होंने पहले ही बहुत हाई पोस्ट अगर होल्ड की है, ठीक है, तो जो क्लॉज 3 है पैराग्राफ 2 के अंदर में उन्होंने कहा है कि जो है इट शुड नॉट बी होल्डिंग एनी or exercise any executive, administrative or judicial power as the holder of civil post or exercise of authority in the name of or on the behalf of government। लेकिन जिन्होंने पहले ही की है तो उस केस में क्या कहते हैं, अगेन ऑनररी वर्कर्स हु आर प्रोमिनेंट इन द पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री कैनॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू सीवियर देयर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये भी नहीं हो सकता ना कि जो जिन्होंने इतनी मतलब हाई पोस्ट पर पहले ही काम किया है तो वो अपनी लाइफ जो है, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ को किस तरीके से एकदम सिवियर कर सकते हैं, किस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है, टू विच दे बिलोंग एज अ वर्किंग अरेंजमेंट। देयरफॉर रूल 18 जो है कनेक्शन विद द प्रेस, 20 जो बोलता है दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, 23 बोलता है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स, रूल 8, 9 and 5 respectively ought not to be enforced against such person in so far as participation in politics is concerned. In all other respects, however, such person should be governed by the provisions of government service conduct rules, ठीक है। तो इस तरीके से उनको नहीं किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो देखिए, ये जो ऑनररी पोस्ट जो दी जाती है वो किन को दी जाती है, वो दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिसर है, जैसे मान लीजिए अपने आप में पहले जो है वो सेक्रेटरी रह चुके हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो उनको कोई ऑनररी पोस्ट दे दिया गया, ठीक है। कुछ जजेस हैं जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको कोई ऑनररी पोस्ट दे दिया गया, तो अपने आप में वो जो है पहले से ही इस तरीके से पोजीशंस वगैरह होल्ड करते हैं, तो आप उनको बाद में कैसे मना कर सकते हैं। और कुछ रूल्स है, जैसे कंडक्ट रूल्स है हमारे, कंडक्ट रूल कहते हैं नहीं, आपका कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल। जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही यही किया है, जिनके पास जो है वो इतने हाई लेवल पे उन्होंने वर्क किया है कि पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन उनका होता ही, उनका काम ही इस तरीके का था, तो उनसे आप डिसोसिएट कैसे हो सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग इस सेक्शन में बताया है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और जो है अब जो प्रिंसिपल्स हैं इंडिविजुअल केस में जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, ठीक है।
तो इट मे नॉट, इट मे, यस, it may not be necessary to enforce the requirement of clause 3 in paragraph 2 above in the case of person who have previously held a high office, जिन्होंने पहले से ही जो है पहले से ही हाई ऑफिस अगर वो कर रखा है तो उनको नहीं कर सकते हैं आप। सिमिलरली ऑनररी वर्कर्स हु आर प्रोमिनेंट, देखिए जो कि प्रोमिनेंट है पब्लिक सर्विस में या फिर पॉलिटिकल लाइफ में, ठीक है, कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू सीवियर देयर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, तो उनको जो है आप मना नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी एसोसिएशन जो है, जो लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन हो उससे हट जाएं, ठीक है, विद द पॉलिटिकल पार्टीज टू विच दे बिलोंग एज वर्किंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर जो रूल 18 है, इसलिए जो हमारा जो रूल 18 है दैट इज कनेक्शन विद द प्रेस, 20 है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, 23 है आपका टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल, ठीक है, along with rule 8, 9 and 5 respectively ought not to be enforced against such person, ठीक है, दैट ought not to be enforced, तो ये जो है enforce नहीं होंगे उनके खिलाफ इन सो फार एज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इन ऑल अदर रिस्पेक्ट, इसके अलावा जितने भी रिस्पेक्ट्स में सच पर्सन शुड बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस कंडक्ट रूल्स, और इसके अलावा जो है वो सब कुछ एप्लीकेबल होगा उन पर। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और उनको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी भी ऑनररी कैपेसिटी में, तो इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट सच एम्प्लॉयमेंट डज नॉट अमाउंट टू होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 1021 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 1021 जो आपका बोलता है, वन क्या कहता है ये आपको, दैट इट इज नेसेसरी टू एंश्योर कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप कोई भी ऑनररी कैपेसिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू एंश्योर, आप एंश्योर करेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है दैट डज नॉट अमाउंट टू होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी जब एमपी है वो खुद से, क्योंकि एमपी रहते हुए क्या है उनको कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं दी जा सकती जहां से उनको मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं दिया जा सकता, ठीक है, अंडर आर्टिकल 1021, ठीक है। तो इस केस में जो है इन सच केसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 3 इन पैराग्राफ 2 अबव, ठीक है, to above should be strictly adhered to, while the requirements of clause 4 should not be enforced at all, ठीक है। तो फोर्थ वाला जिसमें हम कहते हैं कि एक रुपया सैलरी देनी जरूरी है, लेकिन इनको तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो जो पहले से एमपी है, अगर उनको आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे दिया तो वो तो वहां पर जो एमपी है वो पद के लिए फिर मना हो जाता है ना, क्योंकि नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसीलिए तो ये जो क्लॉजेज जो आपको बताए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है ऑनररी जो हमारे वर्कर्स हैं या फिर जो सिविल पोस्ट जिनको दी जाती है, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल जो है स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है इनका, ये बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक है। These instructions issued by Ministry of Law regarding the payment of allowances and fee to member of parliament should be carefully borne in mind. तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अपने तरफ से दे रखा है, ठीक है, कि जो पेमेंट ऑफ अलाउंसेस जो है एंड फीस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको आपको मद्देनजर रखते हुए यू शुड कीप दैट इन माइंड, और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट है इसी का ही, ऑल प्रपोजल्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑनररी वर्कर्स इन सिविल पोस्ट एज वेल एज all proposal for exceptional treatment in cases in which the ministry concerned consider that the requirement of any of the basic principles laid down in paragraph 2 above should be relaxed should be referred to Ministry of Home Affairs for prior concurrence। देखिए, तो Ministry of Home Affairs को आप भेजेंगे, इससे वहां से आप क्लैरिफिकेशन लेंगे फॉर प्रायर कंकरेंस। देखिए, जितने भी प्रपोजल्स है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑनररी वर्कर्स इन सिविल पोस्ट एज वेल एज फॉर प्रपोजल फॉर एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट, जिनको हम एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन केसेस in which the ministry concerned consider that the requirements of any of the basic principles laid down in paragraph 2 above should be relaxed। अगर आप किसी को सैलरी नहीं देते हैं, किसी को एडवाइजरी कैपेसिटी के लिए मना करते हैं, या फिर आप किसी को कहते हैं कि नहीं आपको पॉलिटिकल वगैरह जो लाइफ है उससे हम आपको छूट दे रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो इस तरीके से जो कनेक्शन विद द प्रेस है, अगर आप इनमें से कोई भी एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट अगर इनको देते हैं किसी भी ऑनररी पोस्ट को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से प्रायर कंकरेंस लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, इट शुड बी मेड क्लियर टू ऑनररी वर्कर्स एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट दैट देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम विद रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। साथ साथ ये बताना कि है कि हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि उनको जो है कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दी जाएगी, ठीक है, और एनी अदर कंसेशन यूजुअली अलाउड टू सैलरीड एम्प्लॉइज।
या फिर जो अदर कंसेशन जो औरों को मिलती है वो जो है दी जाएंगी। ईच केस वुड बी ट्रीटेड ऑन देयर मेरिट्स, जो है हर एक केस को जो है मेरिट्स के बेस पर डिसाइड किया जाएगा। अकोमोडेशन, फर्नीचर एटसेट्रा मे बी मेड अवेलेबल, ठीक है, मेरिट्स के बेस पर किया जाएगा। अकोमोडेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, वो जो है उनके लिए अवेलेबल किया जाएगा इफ जस्टिफाइड, अगर जस्टिफाइड होगा तो। एंड ठीक है, एंड टू द एक्सटेंट इट कैन बी डन विदाउट डेट्रीमेंट टू गवर्नमेंट कमिटमेंट्स टू सैलरीड एम्प्लॉइज। मतलब एक तरीके से जो पहली जो है प्रेफरेंस जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयज को दी जाएगी और बाद में जो है ऑनरी वर्कर्स को। अ कॉपी ऑफ दिस मेमोरेंडम, ठीक है, सबको बता दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसके अलावा आर रिक्वेस्टेड टू नोट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड कम्युनिकेट टू द अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिस फॉर गाइडेंस, ठीक है, ऑल राइट। तो ये है हमारा मतलब फर्स्ट जीआईडी है ये, कि ये जो कंडक्ट रूल्स हैं किस तरीके से जो ऑनरी वर्कर्स हैं उनके ऊपर कैसे कैसे अप्लाई होंगे। दीज इंस्ट्रक्शन सुपरसीड दी ऑर्डर्स करते हैं, ठीक है। एंड ऑनर वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म एंड शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड अ सब्सटेंशियल अमाउंट बाय वे ऑफ ऑनरेरियम। देखिए, तो ये कह रहा है कि जो ऑनरी वर्कर है ना वो ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में होना चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं ऑनरी। एंड ही शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड अ सब्सटेंशियल अमाउंट, मतलब इतना ये नहीं कि आप वैसे तो आप उनको ऑनरी बोल रहे हैं और सैलरी जो है आप उनको कितना भी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑनरी वर्कर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है ऑफ फिटनेस अनलेस इन रिस्पेक्ट ऑफ पे एंड ऑनरेरियम, जो उनका जो पे या फिर ऑनरेरियम है वो एक्सीड करता है अगर ₹5 पर मंथ से, देन ओनली दे नीड टू प्रोड्यूस दिस मेडिकल सर्टिफिकेट, अदरवाइज दे आर नॉट। Where an administrative ministry has reason to believe that a person is suffering from a serious ailment, communicable or otherwise, it will naturally not appoint such person। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि किसी को लगता है कि नहीं इनको कुछ प्रॉब्लम है इस तरीके से, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो उन लोगों को अपॉइंट करेगी ही नहीं, ठीक है। तो ना ही तो जो, और वैसे भी जिनकी सैलरी जो है ₹5 पर मंथ से ऊपर होगी सिर्फ उन्हीं का ही जो है सैलरी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लेने की जरूरत पड़ेगी। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आपका पॉइंट नंबर 2, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंडक्ट रूल्स टू एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए फर्स्ट वाला हमने बात किया, अब हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग जो पर्सन है उनमें क्या ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ था एक तरीके से कि एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज है कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द कंडीशंस इम्पोज्ड in the case of central government servants by the central civil services conduct rules। देखिए एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जो एम्प्लॉयज जो कॉर्पोरेट बॉडीज के जो एम्प्लॉयज हैं दे आर कंट्रोल्ड और फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी कॉर्पोरेट बॉडीज जिनको फाइनेंस और कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुड बी सब्जेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द कंडीशंस इम्पोज्ड इन द केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स बाय द सीसीएस कंडक्ट रूल्स। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो है कॉर्पोरेट बॉडीज है जिनको जो गवर्नमेंट है उसका फंडिंग 50% से ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या उनके ऊपर भी ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो क्या उनके ऊपर भी अप्लाई होंगे। द एक्सटेंट टू विच सच कंडीशंस कैन बी अप्लाइड टू एम्प्लॉइज ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वुड नेचुरली डिपेंड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूट सेटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है मान लीजिए, ठीक है, अगर उसके ऊपर वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इट वुड डिपेंड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द स्टैच्यू, ठीक है, ये डिपेंड करेगा ऑन द प्रोविजंस ऑफ द स्टैच्यू सेटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। द स्टैच्यूट मे प्रोवाइड फॉर सुटेबल रूल्स बीइंग मेड बाय द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ और बाय गवर्नमेंट, वो डिपेंड करेगा अगर उनके स्टैच्यूट में क्या लिखा हुआ है। वेयर देयर इज नो सच स्टैच्यूटरी प्रोविजन और बॉडी इन इज नॉन स्टैच्यूटरी द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज वुड बी डिटरमाइंड बाय द टर्म्स एक्सप्रेस्ड। देखिए देखिए वो या तो वो खुद से सूटेबल रूल्स बनाएंगे एक्सक्यूज मी
ऑल राइट। हाँ, तो बात कर रहे थे कि जो है ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, इनके जो स्टैट्यूट के अंदर लिखा होगा तो वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि वो रूल एप्लीकेबल होंगे या नहीं। द स्टैट्यूट मे प्रोवाइड फॉर सुटेबल रूल्स, हो सकता है कि वो जो स्टैट्यूट है अपनी तरफ से कोई रूल्स दे, बीइंग मेड बाय द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ और बाय गवर्नमेंट, ठीक है। वेयर देयर इज नो सच स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसा प्रोविजन नहीं है और द बॉडी इज नॉन स्टैट्यूटरी, यहाँ पर जो बॉडी है वो नॉन स्टैट्यूटरी है, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज वुड बी डिटरमाइंड बाय द टर्म्स एक्सप्रेस्ड। तो ये जो कंडीशंस होंगी ना जो सर्विस की जो है, दैट वुड बी डिटरमाइंड बाय द टर्म्स एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट विल देन बी ओपन टू द एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू द रिलेवेंट लेबर लॉज वेयर दे अप्लाई टू ले डाउन कंडीशन ऑफ सर्विस विच वुड ऑपरेट एज टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है फिर उनके ऊपर ओपन रहेगा उस स्टैच्यूट, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर इट विल बी ओपन टू द एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू द रेलिवेंट लेबर लॉज वेयर दे अप्लाई, कि जहां पर वो अप्लाई होंगे, ठीक है, टू ले कंडीशन, वो चाहे तो कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं सर्विस की, विच वुड ऑपरेट एज टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग है तो या तो उनके स्टैच्यूट में लिखा होगा, कोई भी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन हो तो पहले से लिखा होगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो उनकी जो स्टैट्यूटरी कंडीशन है या जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टर्म्स एक्सप्रेस कि वो, और वो कौन से रूल्स लेना चाहते हैं और कौन से नहीं, वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन कॉर्पोरेट जो अंडरटेकिंग्स एंटायरली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो भी कॉर्पोरेट है दैट इन कॉर्पोरेट undertakings entirely financed by central government है, that is where the whole capital is invested by the state, the activities of the employees should be restricted in the same manner as for those working directly under the government। देखिए जहां पर भी जो जो कॉर्पोरेशंस हैं वो एंटायरली अगर फाइनेंस्ड है, अगर एंटायरली फाइनेंस्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में क्या होगा? वेयर द होल कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द स्टेट, ठीक है, इस केस में क्या होगा? द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन द सेम मैनर, तो उसको एम्प्लॉयज की जो एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा इन द सेम मैनर एज फॉर दोज वर्किंग डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, जैसे कि वो गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं वैसे होगा। इन सच केसेस एक्शन शुड बी टेकन टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स टू द एम्प्लॉयज ईदर बाय सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ रूल्स अंडर स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर फ्रेमिंग सच रूल्स और एज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो उनको करना पड़ेगा, या तो वो खुद से करेंगे या फिर सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ रूल्स के अंदर ही उनको ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन रिगार्ड टू एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग्स कंट्रोल्ड और पार्टली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल शुड वेर एवर पॉसिबल बी अप्लाइड विद सच मॉडिफिकेशन, ठीक है, जहां पर भी पॉसिबल होगा वो अप्लाइड होगा विद सच मॉडिफिकेशन एज मे बी नेसेसरी। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स विच हैव बीन रिसेंटली रिवाइज contain certain important provisions such as those relating to integrity which have been made or modified on the recommendation of the committee on prevention of corruption। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की जो कमेटी थी, क्या नाम था जिनका, संथानम कमेटी है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन इसके अंदर लाए गए हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट किया जाता है दैट स्टैट्यूटरी और जो अदर कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई एटसेट्रा मे बी एडवाइज टू ब्रिंग देयर कंडक्ट रूल्स ऑन द लाइंस ऑफ द रिवाइज, तो रिवाइज के लिए लाया जाए, एंड टू इनकॉर्पोरेट पर्टिकुलरली द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल रिलेटेड टू इंटेग्रिटी, ठीक है। थर्ड आपकी जो जीआईडी आती है इसके अंदर, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज मुझे।
ओके, लेट्स बिगिन दिस। हमारे जो थर्ड जीआईडी है वो क्या कहता है, दैट इज एप्लीकेबिलिटी टू मेंबर्स ऑफ कमेटी कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या ये जो रूल है क्या ये अप्लाई करेंगे किन के ऊपर, जो कमेटीज़ के जो मेंबर्स हैं या जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं उनके उनके लिए क्या ये अप्लाई करेगा। पढ़ लेते हैं इसमें। इसमें बोलते हैं कि अटेंशन इज इन्वाइटेड टू डिसीजन 1 above in which it is laid down that an ordinary worker should be paid a nominal salary of ₹1 per mensem so that he may technically be a government servant। वो रुपीज़ जो है पर ₹1 पर mensem इसलिए दिया गया था ताकि उनको टेक्निकली जो है हम उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बोल सके, एंड सो दैट दे आर गवर्नड बाय दी सीसेस कंडक्ट रूल्स और अदर सर्विस रूल्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव सिंस बीन एडवाइज्ड दैट subject to the exceptions specified in the CSS conduct rules, the rule applies to all persons appoint। देखिए कि subject to the exceptions specified in the CSS conduct rules, the rules apply to, ये जो है इस सब पे अप्लाई करती है, all persons appointed to civil services and post in connection with the affairs of the union, and that the criteria for deciding whether the rules apply in a particular case is whether the person concerned has been formally appointed to a civil service or post under the central government, or not merely whether he is in receipt of remuneration from government। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हैज़ सिंस बीन एडवाइज्ड, उनको एडवाइज किया गया कि सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस जो सिविल सर्विस रूल्स के अंदर कंडक्ट रूल्स के अंदर दिया गया है, द रूल्स अप्लाई टू ऑल पर्सन्स, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर ये जो रूल्स हैं दीज रूल्स आर अप्लाइड टू ऑल पर्सन्स अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज। ठीक है, कोई भी अगर सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट होता है, ठीक है, उन सब पर, उन सिविल सर्विसेज पोस्ट पर जो भी कोई अपॉइंट होता है तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल है, बिकॉज जो भी पोस्ट हैं दे आर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, एंड दैट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर द रूल्स अप्लाई इन अ पर्टिकुलर केस इज वेदर द पर्सन कंसर्न हैज बीन, वो क्या क्राइटेरिया है कि वो जो पर्सन कंसर्न है, ठीक है, हैज बीन फॉर्मली अपॉइंटेड टू अ सिविल पोस्ट और पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नॉट मियरली वेदर ऑन वेदर ही इज इन रिसीट ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से कोई रेम्यूनरेशन तो नहीं मिल रहा है उनको, ठीक है, या फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। अकॉर्डिंगली वेयर द इंटेंशन इज दैट द पर्सन to be appointed should be governed by central conduct rules, the appointment should be made in specific civil service or post। ठीक है, तो उसी स्पेसिफिक सिविल पोस्ट या फिर सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये एप्लीकेबल होंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं दैट इज ऑल पर्सन्स अदर देन दोज हु आर इन एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस ऑफ कमीशंस, ऑल पर्सन्स अदर देन दोज, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में एक्टिव नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका कमीशंस हो गया, बोर्ड हो गया, कमिटी हो गया ऑफ इंक्वायरी set up by the government, may sometimes attach considerable importance to their non-official status and prefer it to be maintained, right, while accepting membership of such commission, etc. In such cases, if the intention is that the said rules should not apply, the person concerned should not be appointed to any। देखिए, अगर ऐसा कहा जाए कि it is said that कि जो ये जो rules हैं should not apply, तो जो person जो concerned है should not be appointed to any central or civil service or post, but should be appointed as, उनको किस में करना चाहिए फिर, but he should be appointed as a chairman or member of the commission or a committee, as the case may be, without reference to any civil service or post on such honoraria as may be considered suitable। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए आपका। The government of India has also noticed that in several instances the honoraria sanctioned for honorary workers are substantial, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, substantial amount होता है। In such cases the person concerned is an honorary worker in name only, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए वो जो है वो honorary worker होते हैं। The government of India do not consider it proper to fix the amount of honorarium at such a figure that the honorary character of the employment is lost, ठीक है, कि इसका honorary character ही खत्म हो जाएगा उस पोस्ट का। Moreover, if the person desires to maintain his non-official status and does not wish to be regarded as government servant, it follows that the remuneration allowed to him as honorarium should be nominal, ठीक है, तो and not equivalent to what would have been allowed to him as salary if had been appointed to a regular post।
तो जो भी रेगुलर पोस्ट वगैरह दी जाती है उनसे जो सैलरी है वो कम रहेगी इनकी ऑनरेरियम पोस्ट्स की। ठीक है, देखिए दोबारा इसको हम पढ़ना चाहेंगे। वैसे तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू रीड दिस कि जो भी मेंबर्स जो कमेटी और कमीशंस में अपॉइंट किया था उनके बारे में है ये। अटेंशन इज इनवाइटेड टू अ डिसीजन वन अबव इन विच, देखिए अटेंशन दी जाती है कि जिसमें जो 1 रुपी हम जो जिनको हम सैलरी दे रहे हैं ऑनरेरियम के केस में, ऑनरेरियम नहीं ऑनररी पोस्ट के केस में, ऑनररी वर्कर्स जिन जहाँ पर हम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, तो हम 1 रुपी सैलरी जो है पर मंथ इसलिए दे रहे हैं सो दैट ही मे टेक्निकली बी है गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सो दैट उसके ऊपर कंडक्ट रूल्स चल सके। द गवर्नमेंट जो है उनको जो है तब से एडवाइस किया गया है कि सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन स्पेसिफाइड किया गया है सीसीएस कंडक्ट रूल्स में, ये जो रूल्स हैं ये सब पर ऑल पर्सन जो भी अपॉइंट होते हैं किसी भी सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पर इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। एंड दैट द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर दीज रूल्स अप्लाई इन अ पर्टिकुलर इज वेदर, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो पर्सन कंसर्न है हैज ही बीन फॉर्मली अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्विस, क्या उनकी जो पोस्ट है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या वो है, एंड नॉट मेयरली वेदर ही इज इन रिसीट ऑफ रिम्यूनरेशन। और क्या इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो जो, देखिए इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो पर्सन कंसर्न है हैज बीन फॉर्मली अपॉइंटेड, क्या वो पर्सन को फॉर्मली अपॉइंट किया गया है या नहीं किया गया है सिविल सर्विस के लिए या फिर किसी पोस्ट के लिए अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड नॉट मेयरली, सिर्फ इस बात पर ये नहीं मैटर करेगा, एंड नॉट मेयरली वेदर ही इज इन रिसीट ऑफ रिम्यूनरेशन, मतलब जो है ये बात ज़्यादा मैटर करेगी कि उनको फॉर्मली अपॉइंट किसी सिविल सर्विस या किसी पोस्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पर किया गया है या नहीं, और इस बात पर नहीं करेगा कि वो जो है वो रेम्यूनरेशन जो है ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है पोस्ट पर ध्यान देना है ना कि रेम्यूनरेशन पर। अकॉर्डिंगली वेयर द इंटेंशन इज दैट द पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड शुड बी गवर्न बाय द सेंट्रल सिविल कंडक्ट रूल्स, द अपॉइंटमेंट शुड बी मेड टू स्पेसिफिक। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्सन को हम जो है, जहाँ पर आपकी इंटेंशन जो है ये है कि जो भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हैं ही शुड बी गवर्न बाय सेंट्रल सिविल कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम करे, तो उसको ऑटोमेटिकली आप अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक सिविल या फिर सिविल पोस्ट के लिए। ठीक है, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, उनके केस में क्या है, ऑल पर्सन्स अदर देन दोज, किन के अलावा हु आर इन एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। ठीक है, तो क्या होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे किसी कमीशन के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए, बोर्ड्स के, कमिटीज के ऑफ इंक्वायरी सेटअप बाय द गवर्नमेंट may sometimes attach considerable importance to their non-official status. ठीक है, and prefer it to be maintained while accepting membership. तो वो जब भी जो है इस तरीके से मेंबरशिप लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अबाउट देयर नॉन ऑफिशियल स्टेटस। ठीक है, इन सच केसेस इफ द इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी इंटेंशन है इज दैट कि जो सेड रूल्स हैं शुड नॉट अप्लाई, then the person concerned should not be appointed to any central civil post or service but should be appointed as chairman or member of the commission. ठीक है, उनको फिर आप अपॉइंट नहीं करेंगे किसी सिविल पोस्ट के लिए, बट उनको अपॉइंट करेंगे एज अ चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक है, एज द केस में बी विदाउट रेफरेंस टू एनी सिविल सर्विस पोस्ट और इन सच ऑनरेरिया एज में बी कंसिडर्ड सूटेबल। ठीक है, तो ये जो GIDs हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है हमें बार बार इसको पढ़ के देखना पड़ता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्रक्स कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो नोटिस दैट इन सेवरल इंस्टेंसेस द ऑनरेरी सैंक्शन फॉर ऑनरेरी वर्कर्स आर सब्सटेंशियल। कहीं कहीं पर देखा गया है कि जो ऑनरेरिया जो सैंक्शन किया जाता है ना वो सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। ठीक है, इन सच केसेस द पर्सन कंसर्न्ड इज एन ऑनरेरी वर्कर इन द नेम ओनली। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट कंसिडर इट प्रॉपर टू फिक्स द अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम एट सच अ फिगर दैट द ऑनरेरी कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज लॉस्ट। मोreover if a person desires to maintain his non-official status, ठीक है, and does not wish to be regarded as government servant, it follows that the remuneration allowed to him as honorarium should be nominal. अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपना ये चाहता है कि भाई मेरा नॉन ऑफिशियल स्टेटस जो है रहे, नॉन ऑफिशियल मेंबर रहूँ मैं इसका, तो उस केस में जब भी नॉन ऑफिशियल मेंबर रहेगा, क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर होने के उनके पास एडवांटेज होगा कि जो कंडक्ट रूल है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बट उस केस में उनको जो सैलरी लेनी पड़ेगी वो नॉमिनल लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट वुड हैव बीन अलाउड टू हिम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्रक्स निकल कर आया वो ये आया
कि अगर आप नॉन ऑफिशियल मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको जो सैलरी जो आपको लेनी पड़ेगी वो नॉमिनल लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप सैलरी जो है हाई लेते हैं तो इस केस में आपको जो आपके ऊपर जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम आपको पोस्ट देंगे। कौन सी पोस्ट देंगे हम आपको मतलब बेसिकली वो सिविल पोस्ट पर आपका जो है अपॉइंटमेंट होता है इस केस में, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू पीएनटी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। अब ये पीएनटी पीएनटी जो पोस्टल का है शायद पीएनटी ना, इनके ऊपर ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कह रहा है। तो ये जो रूल्स हैं दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू पीएनटी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं, इन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। जो भी हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के who does not hold any other post in connection with the affairs of the union, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल्सो एप्लीकेबल टू पर्सन्स अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ ऑफ अ मिनिस्टर। देखिए ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा जो पर्सनल स्टाफ है मिनिस्टर की। अगर कोई पर्सनल स्टाफ है तो क्या उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? जिनका जो टेन्योर होता है वो को टर्मिनस होता है विद द मिनिस्टर विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द स्केल ऑफ पर्सनल स्टाफ, जो कि उनको क्या स्केल मिलना चाहिए ना पर्सनल स्टाफ को, मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ को या डिप्टी मिनिस्टर को या फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को इन द यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव बीन कंपाइल्ड एंड मेड अवेलेबल while laying down the entitlement in nominal as well as in special situations and also while providing for relaxation of education qualifications। क्या करते हैं उनके क्वालिफिकेशंस को भी रिलैक्स करते हैं, द अपर एज लिमिट एटसेट्रा, ये सब कुछ जो है वो होती है ना। तो द टेन्योर ऑफ अ पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर हैज बीन लेड डाउन एज बीन कोटर्मिनस, इसको कोटर्मिनस बोला जाता है विद द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। इट हैज ऑल्सो बीन मेंशन दैट इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अ मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर पार्लियामेंट सेक्रेटरी टू अपॉइंट आउटसाइडर्स। जो ये उनका ये प्रेरोगेटिव है मिनिस्टर का, इफ दे वांट दे कैन अपॉइंट द आउटसाइडर्स ऑन हिज पर्सनल स्टाफ एंड दैट सच अपॉइंटमेंट विल बी कोटर्मिनस विद द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये जो ओएम है दैट स्टेट्स दैट की वेरिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड ऑन द पर्सनल स्टाफ जो है हैज टू बी डन इन द लाइट ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट। तो इनकी वेरिफिकेशन जो है मस्ट है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन अब तक आया कि वेरिफिकेशन जो है उनकी जो है इन द लाइट ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शंस वो है, वो मस्ट है, वो होनी चाहिए, ठीक है। In this connection it is clarified that although the person appointed on the personal staff जो किया जाता है have a tenure coterminous with the office of a minister, they as long as they are in the employment of government hold civil post, they hold civil post and therefore conduct जो CCS conduct rules है वो उनके ऊपर apply होगा and all provisions of conduct rules जो है would be applicable to them। सब का सब जो है all provisions जो है CCS conduct rules से उनके ऊपर applicable होंगे। As a result, those on the personal staff of a minister are required to submit the property returns। उनको submit करनी है property returns जैसा कि conduct rules में बताया गया है। Seek permission of competent authority in respect of transaction in movable या फिर कोई भी immovable property लेते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है उनके ऊपर भी applicable होंगे। Next है आपका applicable to employees of non-statutory departmental canteen also। तो ये 6 पॉइंट बोलता है कि ये जो है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। किनके ऊपर? दैट इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज है सर्विंग इन नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटल कैंटीन है या टिफिन रूल्स है हैव बीन डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब उनको जो है जो भी ये जो एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर कैंटीन के अंदर जो काम करते हैं नॉन स्टैट्यूट रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट कैंटीन के अंदर, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको डिक्लेयर किया गया है 1991 से। एंड दे हैव बीन एक्सटेंडेड ऑल बेनिफिट्स, सारे बेनिफिट्स उनको एक्सटेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सर्विस को उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो कैंटीन स्टाफ जो है रिप्रेजेंटेटिव हैव नाउ ब्रॉट टू द नोटिस द डिपार्टमेंट of this department that various order of the government benefits extended to the employee are not being made applicable extended to the canteen staff। कह रहा है canteen staff representatives have now brought to the notice of this department that various order of the government benefits extended to its employees by the government are not being made available or extended to the canteen staff। Okay, so in this connection
अब इन्होंने बताया कि हमें सब के सब जो है वो बेनिफिट्स जो है नहीं मिल रहे हैं। कैंटीन स्टाफ जो है ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने बोला कि हमें हमारे जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सारे बेनिफिट्स जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन दिस कनेक्शन इट मे बी स्टेटेड दैट विद द डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयज सर्विंग इन नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन्स, ठीक है, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद इफेक्ट फ्रॉम दिस एंड चेंज इन देयर स्टेटस फ्रॉम होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट टू फुल फ्लेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो उनका स्टेटस ही चेंज कर दिया गया था फ्रॉम होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट टू फुल फ्लेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। These employees have automatically come under purview of CCS conduct rules applicable to other government employee. ठीक है, department can were repealed with effect from this. Accordingly, it is written that all order issued by the government in respect of employees from time to time will only be applicable to staff engaged in non-statutory department contains different means इनके ऊपर भी, क्योंकि इनकी जो 1991 में इनको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फुल फ्लेज स्टेटस दिया गया था। तो उसके बाद तो अगर फुल फ्लेज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया तो यस ऑटोमेटिकली जो है ये जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही। ऑल ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, विल बी ऑटोमेटिकली बी applicable to the staff engaged in this. Besides specific orders, clarification with regard to their age of retirement, confirmation, removal from probation, etc., pension benefits, CGI and component, ये अलग अलग कुछ ऑर्डर्स जो है वो निकाले गए हैं, वो उन्हीं के बारे में डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, अब सीसीएस कंडक्ट रूल्स का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो सेक्शन 2 है हमारा, वो आता है आपका डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या है, देखिए, इन दीज रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, देखिए इन रूल्स के अकॉर्डिंग या तो कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज बोले तो एक अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका मतलब है, द गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, द गवर्नमेंट का मतलब हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब है एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल पोस्ट। अगर कोई भी पर्सन जो है इफ ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू एनी सिविल पोस्ट और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड इंक्लूड्स अ सिविलियन, और इसके अंदर क्या क्या है वो सिविलियन जो डिफेंस सर्विसेज में है वो भी इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है यहाँ पर इन्होंने, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विसेज आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अ कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल्स बी डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट नॉटविथस्टैंडिंग दैट his salary is drawn from sources other than the consolidated fund of India। देखिए इस बात को समझिए कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी अगर जो सर्विसेज है, कोई भी एक गवर्नमेंट सर्विस की सर्वेंट की जिसकी सर्विसेज जो है अगर उनको प्लेस कर दिया जाता है किसी कंपनी के अंडर में, किसी कॉर्पोरेशन के अंडर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर में, तो क्योंकि जब वो वहां पर चले गए इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो सैलरी है अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ रही है बल्कि उन ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, तो वो जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। नहीं, ये कह रहा है मेंबर्स ऑफ फैमिली इन रिलेशन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स, तो वो भी जो है तब भी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहेंगे। ही विल बी डीम्ड टू बी गवर्नमेंट सर्वेंट, ही विल बी डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है मेंबर्स कौन कौन है गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर, फैमिली किसको माना जाएगा फैमिली के अंदर काउंट होंगे कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी, द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिजाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट और not but does not include a wife or husband as the case may be separated from the government servant by a decree or order of a competent court। तो यहाँ पर कह रहा है कि members of a family in relation to a government servant, गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर जो फैमिली का मतलब माना जाएगा हस्बैंड और वाइफ सबसे पहले। तो एज द केस में भी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर, या तो वो जो है उनके साथ रह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ, नॉट बट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और हस्बैंड, ठीक है रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, सेपरेट हो गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी गवर्नमेंट, बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। अगर उस केस में अगर मान लीजिए वो जो है सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेट हो चुके हैं बाय अ डिक्री और एन ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, उस केस में उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका कोई भी सन या फिर डॉटर है वो भी फैमिली में आएगा, या फिर कोई भी स्टेप सन, ठीक है, या फिर स्टेप डॉटर है वो भी आएगा इनके अंडर, और कोई भी जो होली डिपेंडेंट है उनके ऊपर वो भी जो है फैमिली का पार्ट होगा। बट डज नॉट इंक्लूड, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड अ चाइल्ड और अ स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर कोई भी बच्चा जो है
ही इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट, अगर वो अब जो है डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, और हुज कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड, और जिसकी जो कस्टडी है जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट से ले ली गई है, तो इस केस में वो जो है इंक्लूड नहीं होगा, मतलब सन या फिर डॉटर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप सन, देखिए सन और डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर भी है। ठीक है, और वो होली डिपेंडेंट होने चाहिए उनके ऊपर। एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाय ब्लड और बाय मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर और इसके अलावा भी कोई भी पर्सन जिनका जो है खून से नाता है, वेदर बाय ब्लड और बाय मैरिज द गवर्नमेंट सर्वेंट, वाइफ और हस्बैंड, और होली डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये जो है सीसेस कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फैमिली माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा सी पार्ट है, दैट इज जनरल। ये जनरल क्या क्या है, देखिए जनरल में कुछ बताया गया है आपको, दैट एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स, हमेशा क्या करना है, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, मतलब हमेशा देश के प्रति इंटेग्रिटी हमेशा रहनी चाहिए, एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, सेकंड आपका मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, अपनी जो है ड्यूटी के प्रति आपकी हमेशा डिवोशन रहनी चाहिए। टू नथिंग विच इज इनकमिंग इन अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको गवर्नमेंट सर्वेंट से हटाया जा सके। कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपलोड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक, अपने आप को कमिट कीजिए किसके लिए, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है, सोवरिटी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी, इन पर आपको मतलब रहना है आपको। ठीक है, डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, हमने हमारी कंट्री की सोवरिटी, इंटेग्रिटी को हमेशा बनाए रखना है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर भी डिसेंस तरीके से रहना है, मोरालिटी, मोरल तरीके से रहना है, तो ये आपको बना के रखना है। मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड, अच्छे हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके, ऑनेस्ट होने चाहिए आप। मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रल होने चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो है बात करते हैं, क्या होता है, जो उनको दिखता है सिर्फ वही समझ में आता है, एंड दे टॉक अबाउट दिस कि नहीं ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है उनके पीछे, ठीक है, तो जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। हमें यहाँ से सबकी जॉब ईजी लगती है, हमें हम किसी के बारे में पॉइंट आउट कर सकते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे कर देना चाहिए था, वो ऐसा कर देते। लेकिन जब तक उस पोस्ट पर नहीं है ना, आपको नहीं पता कि वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमें सब चीज़ों फैक्ट्स का नहीं पता है, तो वी आर नो वन टू कमेंट। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको अपनी एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बना के रखनी चाहिए। अगेन प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। ठीक है, हमेशा मेरिट के बेस पर काम करेंगे, फेयरनेस के बेस पर काम करेंगे, और इम्पार्शियल होंगे आप अपने वाइल डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज। मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन। ठीक है, मेंटेन रिस्पॉन्सिव, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है आपकी पब्लिक के प्रति, सबसे ज्यादा जो है वीकर सेक्शन के प्रति, वो आपको मेंटेन रखनी है। मेंटेन कर्टियस एंड गुड बिहेवियर, कर्टियस और गुड बिहेवियर रखिए आप। ठीक है, विद द पब्लिक, टेक डिसीजन सोनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए ये बहुत जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो सही होगा। ठीक है, टेक डिसीजन सोनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूज और कॉज टू यूज पब्लिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। और जो भी पब्लिक रिसोर्सेज उसको आप एफिशिएंटली यूज कीजिए, इफेक्टिवली यूज कीजिए और इकोनॉमिकली यूज कीजिए। डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज एंड take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest। देखिए, डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट, कोई भी प्राइवेट इंटरेस्ट है, अगर आपके पब्लिक ड्यूटीज से रिलेटेड कोई भी आपका प्राइवेट इंटरेस्ट है, एंड टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर और उनमें बीच में कोई जो है कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप स्टेप्स लीजिए टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक। आपको उसको रिजॉल्व करना है। मान लीजिए आपकी पब्लिक और प्राइवेट जो इंटरेस्ट है उसके अंदर अगर आपकी ड्यूटीज आती है, तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको उसको रिजॉल्व करना है। किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ताकि वो प्रोटेक्ट करे पब्लिक इंटरेस्ट को आपको, कि मतलब एक तरीके से आपको पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, देश के बारे में सोचना है। देश पहले है, हम बाद में है। ठीक है, आगे आता है आपका नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर
अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच में इन्फ्लुएंस हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। देखिए, अपने आप को कभी भी ऐसी फाइनेंशियल या ऐसी अदर ऑब्लिगेशन में नहीं डाल देना है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, कि आप जो है इन दी परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको जो है कभी भी कोई फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल तरीके से ऐसी ऑब्लिगेशंस के अंदर नहीं आना है कि वो आपके काम को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉट मिसयूज, 15 पॉइंट पर पहुंचे अभी हम। नॉट मिसयूज हिज पोजीशन एज सिविल सर्वेंट एंड नॉट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल और मैरिटल बेनिफिट्स, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे वहां से कुछ मैटेरियल बेनिफिट हो जाए या फिर कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए, कुछ फैमिली को मिल जाए, कुछ फ्रेंड को मिल जाए। मिसयूज नहीं करना है अपनी पोजीशन का, ठीक है, अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है आपको। मेक चॉइस, हमेशा चॉइस बनाइए। टेक डिसीजन एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन मेरिट अलोन, हमेशा मेरिट पर काम करना है आपको। एक्ट विद फेयरनेस, एकदम फेयरनेस के साथ काम करना है। इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए एंड नॉन डिस्क्रिमिनेट होने चाहिए आप। फेयरनेस होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेट होनी चाहिए अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी प्रति, पर्टिकुलरली द पुअर, स्पेशली जो पुअर लोग हैं उनके प्रति, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस जो है उनके प्रति। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज और मे बी कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ, हमेशा रिफ्रेन कीजिए कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉ के अगेंस्ट में है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस, ठीक है। मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है अपनी ड्यूटीज को करते हुए। एंड बी लायबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स डेली कम्युनिकेट टू हिम, और हमेशा तैयार रहिए उन ऑर्डर्स को, जो लॉफुल ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जो कि आपको कम्युनिकेट किए गए हैं। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन कीजिए आप इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ द टाइम फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी लॉ उस टाइम पर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी है। पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच मे प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी, स्पेशली वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जिस पे हमारे देश पर बात आए वो नहीं करने देना किसी भी केस में। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अपनी कंट्री के ऊपर बात आए, अपने देश के ऊपर बात आए, अपने किसी राज्य के ऊपर बात आए, कोई भी स्ट्रेटेजिक ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी साइंटिफिक, कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेट का, वो नहीं हिलने देना है। फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं, जो जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हमारे पास है उनके पास जिनसे हमारे पास जो उन कंट्रीज से जो है फ्रेंडली रिलेशंस है, नहीं देना है, ठीक है। और या फिर लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी अगर वो इन्फॉर्मेशन लीड करने से आपको क्या हो रहा है, कोई भी लोग भड़क जाएंगे या कुछ भी हो सकता है, नहीं देना है। कोई भी इलीगल या फिर अनलॉफुल गेन हो जाता है, नहीं कुछ भी नहीं प्रोवाइड करना है। परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल, एकदम पूरा प्रोफेशनल तरीके से एंड डेडिकेशन से अपनी ड्यूटीज को निभाना है, ठीक है। ये जनरल कंडीशंस है कुछ जो कि हमारी कंडक्ट रूल्स की जनरल कंडीशंस है। नेक्स्ट आता है आपका एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग अ सुपरवाइजरी पोस्ट, ठीक है। जब भी आप जैसे जैसे आप सीनियर होंगे, जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होगी, जब आप सुपरवाइजर हो जाएंगे, so when you are holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all, तो ये आपको इंश्योर करना है जब भी आप कोई सुपरवाइजरी पोस्ट होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको इंश्योर करना है क्या, कि इंटेग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपके नीचे काम करेंगे, जो आपके सबऑर्डिनेट होंगे, वो जो है उनका पूरा इंटेग्रिटी और पूरा डिवोशन रहे ड्यूटी के प्रति। No government servant shall, in the performance of his official duties or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in the best judgment, except when he is acting under the direction of his, देखिए वो जो है, जो भी उसको पावर्स दी गई है, ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड, जो भी उनको पावर दी गई है उसके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है, उनसे अदरवाइज काम ना करे वो, ठीक है। एक्सेप्ट, किस केस में अदरवाइज काम कर सकता है, अगर उसको ऊपर से डायरेक्शंस मिलती है, ठीक है, तो वो उस तरीके से काम कर सकता है, मतलब एज पर द डायरेक्शंस। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज और इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड ऑन हिम एक्ट अदरवाइज, अदरवाइज आपको एक्ट नहीं करना है, ठीक है, देन इन हिज बेस्ट जजमेंट एक्सेप्ट व्हेन ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिशियल सुपीरियर, अगर कोई ऑफिशियल सुपीरियर आपको बोलता है वैसे करने के लिए, तो वो आप जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। द डायरेक्शंस ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग, लेकिन जो भी अगर वो जो ऑफिशियल जो आपको जो भी कोई भी डायरेक्शंस दे रहे हैं, दैट शुड बी इन राइटिंग। ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट शैल बी अवॉइडेड।
as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately. तो जैसे ही जो ऑफिशियल जो सुपीरियर है वो उसको राइटिंग में ही करके बताएंगे. A government servant who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing. आपको confirmation ले लेनी है उसकी writing में as early as possible. Whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing. और ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी भी ड्यूटी है सुपीरियर की कि वो आपको राइटिंग में वो चीज दे. ठीक है. अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको, that a government servant who habitually fails to perform the task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected of him shall be deemed to be lacking in devotion of duty within the meaning of clause 2 of sub rule 1. देखिए, कोई भी अगर हैबिचुअली फेल्स होता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, जो भी उसको काम दिया जाता है विद इन टाइम सेट, एक टाइम के अंदर, ठीक है, और उसकी जो क्वालिटी है ऑफ परफॉर्मेंस जो उससे की जाती है वो उसमें वो कम करता है, तो उसमें क्या होगा, ही विल बी डीम्ड टू बी लैकिंग. उसको ऐसा माना जाएगा कि वो लैक अपने डिवोशन में जो है, डिवोशन टू ड्यूटी जो है लैक कर रहा है. ठीक है. सेकंड एक्सप्लेनेशन इसका, नथिंग इन क्लोज 2 ऑफ सब रूल 2 शैल बी कंस्ट्रूड एज empowering a government servant to evade his responsibilities by seeking instructions from or approval or a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities. देखिए, ये जो क्लॉज जैसे बोला था ना कि सीनियर्स की बात माननी है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज, कोई भी चीज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा एम्पावर नहीं करती कि वो टू इवेड, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हट सके या भाग सके बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, या तो वो अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शंस ले ले या अप्रूवल ले ले या फिर सुपीरियर ऑफिसर से या अथॉरिटी से. ठीक है. एंड आर नॉट नेसेसरी अंडर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. जो इंस्ट्रक्शंस जो आपको ऊपर से मिल रही हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपको सीनियर आपको परमिशन दे कुछ ऐसा करने की जो उनके पावर में ही नहीं है, तो वो आपको नहीं करनी है. जो उनके पावर में है वही करनी है आपको. ठीक है. कुछ भी जो है उनको गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसा एम्पावर नहीं कर सकते जिससे कि वो इवेड करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे वो. ठीक है. बाय सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जो सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, जिनकी जो सच इंस्ट्रक्शंस है आर नॉट नेसेसरी अंडर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. राइट. ये आ गया समझ में. चलिए आगे चलते हैं. प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी. देखिए, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, एकदम प्रॉम्प्टली आपको काम करना है. ठीक है. तो आता है प्रॉम्प्टनेस. हम सेक्शन 3 पर आ गए हैं अभी. तो प्रॉम्प्टनेस और कर्टसी के बारे में कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया गया, इनके बारे में हम बात करेंगे. क्या बोलते हैं, दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ओल्ड ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन डिस्कर्टियस मैनर. मतलब किसी भी आपको जो है डिस्कर्टियस मैनर में बात नहीं करनी है. ठीक है. सेकंड है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन हिज ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स. ठीक है. और विलफुली कॉज डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइंड टू हिम. अपने जानबूझकर डिले नहीं करेंगे आप काम को. आपको प्रॉम्प्टनेस दिखानी है, आपको कर्टसी दिखानी है, ना ही डिस्कर्टिस होना है और ना ही डायलेटरी टैक्टिक्स आपको अपनानी है कि मतलब खुद से कुछ ऐसी ऐसी टैक्टिक्स आपने अपनाना शुरू कर दिया जिससे जो काम है वो डिले होता जा रहा है. स्पीड और एफिशिएंसी हमारा मोटो है ना, हमने पढ़ा था CSMOP में. ठीक है. आगे है आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम्स, हमेशा एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज. हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे आप. ठीक है. रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज. ठीक है. स्पेशली एज ऑफ मैरिज, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज. सेकेंड है आपका ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ. ठीक है. स्पेसिफिकली दे रखा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इस पर भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो वर्क करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर दो चीज दिया आपका 3A के अंदर दे रखा आपका प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए. सेकंड के अंदर बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसे कि जो एज ऑफ मैरिज जो डिफाइन की हुई है वही करेंगे. ऐसा नहीं है कि उठा के 14 ईयर्स की उम्र में शादी कर ली. ठीक है. दैट्स रॉन्ग. ठीक है. उसके बाद क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. आप खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और घर के पेड़ ही काटे जा रहे हो, तो क्या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह से इंप्लीमेंट हुई. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ठीक है.
वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये आपका आपका कर्तव्य बनता है ऐसा। इसके अलावा सेकंड पार्ट बोलता है इसका प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मतलब कहीं पर भी जो है आपको प्रिवेंट करना है, ऐसे कोई भी सिचुएशन ना आए कि वुमेन के अगेंस्ट जो है कोई भी क्राइम हो पाए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जीआईडीज जो है हमें दे रखी है, वो जीआईडीज देख लेते हैं एक बार। तो जीआईडीज बोलता है सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, वैक्सीनेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इट इज डिपार्टमेंट ने जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस ये किया था, इशू किया था फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनको मॉनिटर भी किया सिचुएशन को बहुत क्लोजली, एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड for prioritizing the groups for vaccination to contain the spread of COVID-19, all persons of the age of 45 years and above can participate। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जो भी पर्सन है, all persons of the age of 45 years and above can participate in the vaccination exercise। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एट द एज ऑफ 45 और अबव आर एडवाइज्ड टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड so as to effectively contain the spread of COVID-19. They are further advised to continue to follow COVID appropriate behavior, vaccination, frequent washing of hands, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ दिया गया था। तो ये क्या है, एक मतलब इस तरीके से जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आए तो आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट आपका प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जब गवर्नमेंट ने ये कोविड-19 सिचुएशन को जो है जब क्लोजली मॉनिटर किया तो ये डिसाइड किया गया कि जिन्होंने भी 18 की एज जो है अटेन कर रखी है, दोज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव, उन सबको जो है वैक्सीनेट करवाना है। अकॉर्डिंगली ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे आर एडवाइज्ड टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड टू इफेक्टिवली कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ने ये जो बीच बीच में जो पॉलिसीज या फिर जो रूल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट जो भी सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनको फॉलो करनी होती है, राइट। थर्ड सी बोलता है इसका, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। कि जो भी वर्किंग वुमेन है उनका किसी भी तरीके से मतलब उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन दे आर एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो हमें अपने तरफ से प्रोहिबिट करना है, उसको रोकना है कि उनको किसी भी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट या कुछ भी उनको कोई मतलब कोई तरीके से किसी भी चीज़ की उनकी परेशानी ना हो। कंसिडर दम एज योर सिस्टर, कंसिडर दम एज योर फ्रेंड। बस जैसा आप अपनी बेटी को, अपने बहन को रखना चाहते हैं, उनके साथ वैसे ही बर्ताव कीजिए। ठीक है, सिर्फ उस आई से देखिए आप उनको। ठीक है, ये अपनी बहन की नज़र से देखिए और अपनी बेटी की नज़र से देखिए। अगर आप बड़े हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये बोलता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है कभी भी शेल इंडल्ज किसी उसमें नहीं होना चाहिए, किसमें, इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस में किसी भी वुमेन के साथ कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के केस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस। जो भी वहां का जो इंचार्ज है, ठीक है, इंचार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस, शेल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे टू प्रिवेंट सेक्सुअल ऑफिसर। जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके टू एनी वुमेन एट सच वर्क प्लेस। ठीक है, तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, अब सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या है वो आपको बता रहे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और बिहेवियर विच डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, नेमली फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांस, कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर उनसे और या फिर उसमें आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंसिडर होगा। अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, कोई भी डिमांड आती है किसी की तरफ से, कोई सेक्सुअल फेवर मांगता है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में होगा। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स अगर देते हैं वो होगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, अगर कोई पोर्नोग्राफी शो करता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस उस पर लगेंगे। एनी अदर अनवेलकम
फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी हरकत कोई भी करेंगे जिसके अंदर जो कि पसंद नहीं की जा सकती, जिसको आपको लगता है अपेरेंटली कि आप जो है नहीं चाहते कि कोई आपकी फैमिली के साथ ऐसा करे, तो वो जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में मतलब कि वो कंसिडर किया जाएगा. द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अमंग अदर सर्कमस्टांसेस इफ इट अकर्स or is present in relation to or connected with any other act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment. तो ये चीज को वो sexual harassment जो है माना जाएगा. कैसे? implied or explicit promise of preferential treatment in employment. आप कहते हैं हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको जॉब दिला देंगे, आपको परमानेंट कर देंगे, तो ये क्या है? ये क्या है? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का है. इम्प्लाइड, इम्प्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है, या फिर एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं उसको, थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, की आपके एसीआर खराब कर देंगे. ठीक है, ये हो गया आपका डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट. थर्ड है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कोई भी उसके कि फ्यूचर में ऐसा कर देंगे या प्रेजेंट में ऐसा कर देंगे, उसके वो भी है आपका. इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर उनके काम को इंटरफेयर करते हैं आप, ठीक है, क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग, अगर कोई भी ऐसा कोई भी काम करते हैं, धमकाते हैं उनको, ठीक है, या फिर कोई भी हॉस्टाइल वर्क, कोई भी ऐसा आपको एनवायरनमेंट में हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब जहाँ पर वो जो लड़की है वो सांस ही नहीं ले पा रही जैसे आपकी वजह से, ठीक है, इतना आपने वहाँ पर गंदा एनवायरनमेंट कर दिया है, तो वो भी जो है क्या होगा, वो आपका जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में माना जाएगा. सर्कमस्टांसेस माने जाएंगे वो. ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आप करें उनके साथ, आप सीनियर है, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे जो है उनकी हेल्थ जो है और उनकी सेफ्टी पर इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, फिर वर्क प्लेस का मतलब क्या? वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ ऑफिस नहीं है. वर्क प्लेस का मतलब क्या है? एनी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, यूनिट विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जहाँ पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वहाँ पर वो जो है वर्क प्लेस इंक्लूड होगा. हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, कोई भी हॉस्पिटल, ऐसा नहीं कि हमने तो ऑफिस में कुछ नहीं किया, वो तो हॉस्पिटल क्या घर नहीं है क्या, और वो किसी की वहाँ पर कोई बहन बेटी नहीं होती क्या, तो हॉस्पिटल भी कंसिडर होगा. हॉस्पिटल हो गया, कोई भी नर्सिंग होम हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, कोई भी स्टेडियम हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, कहीं पर गेम का वेन्यू हो गया, वेदर रेजिडेंशियल और नॉट यूज फॉर ट्रेनिंग. ठीक है, अगर वहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए और नॉट यूज फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज देयर टू, वो जो कॉम्प्लेक्स है ऐसा कोई जिसमें जहाँ पर रेजिडेंशियल है या नहीं है रेजिडेंशियल, तब भी ठीक है, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कुछ भी होगा, सब कुछ आपका वर्क प्लेस इंक्लूड होगा. एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉइज अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड किया गया है. ऐसा नहीं कि बस आप आते जाते उसको कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी अगर उनको लगता है कि नहीं दे आर नॉट सेफ, तो आपके ऊपर जो है इसके लिए अगर आप कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंस जो है लेके आते हैं जिनकी वजह से जो लेडी है उनको प्रॉब्लम होती है, इवन ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी, तो वो भी वर्क प्लेस इंक्लूड होगा. ठीक है, अ ड्वेलिंग प्लेस, तो उनका घर होगा तो वो भी होगा. तो इन शॉर्ट ये है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जो है वुमेन का वर्क प्लेस है नहीं, सब कुछ है. एंड यू आर नॉट सपोज टू, मतलब आपको किसी भी तरीके से उनको जो है परेशान नहीं करना है, अपने तरफ से अच्छे से बिहेव कीजिए सो दैट दे कैन वर्क प्रॉपरली. ओके, चलिए कुछ जीआईडीज दे रखी है इनके बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं उनको क्या क्या है. जीआईडीज है इंटीमेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रिगार्डिंग कन्विक्शन. देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो पर्सन है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो उनको कन्विक्ट, मतलब उनको जेल हो गई एक तरीके से, तो क्या करना है आपको? तो आपको इंटीमेशन देनी है, और वो कैसे देनी है अब पढ़ते हैं इसके बारे में. इट सेज, जो हमारे जो सीसीए रूल्स हैं, ठीक है, वो क्या कहता है आपको, और ऑल्सो आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड दैट प्रोसीजर देयर अंडर नीड नॉट बी followed in cases where a departmental penalty is to be imposed on a government servant on the basis of facts which have led to his conviction or a criminal court dismissal, etc. In such cases is not to be automatic. Each case should be examined on its merits and order imposing the appropriate penalty passed only
where the charges against the government servant on which his conviction is based show that he was guilty of moral turpitude or of grave misconduct which is likely to render his further retention in service undesirable or contrary to public interest. देखिए थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहेंगे, दो चीज़ों का मिक्सअप हो रहा है तो एक बार पढ़ने से क्लियर कर लेते हैं इसको. That attention is invited to Rule 55 and 55A of CCA rules and Section 243 of the Government of India Act 1935, जिसको जो कि आर्टिकल 311 के अंदर भी बताया गया है. ये क्या कहता है आपको कि which provide that the procedure there under need not be followed, कि जो प्रोसीजर जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, that need not be followed in case where a departmental penalty is to be imposed. जहाँ पर डिपार्टमेंटल पेनल्टी अगर किसी के ऊपर लगाई गई है तो वो आपको सीसीए रूल्स आपको बताता है 55 के अंदर कि वो आपको जो है ये प्रोसीजर जो है अडॉप्ट नहीं करना है. ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स विच हैव लेड टू हिज कन्विक्शन. ठीक है, वो क्या क्या दे रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जिसमें जो है अगर किसी डिपार्टमेंटल पेनल्टी के थ्रू किसी को जो है कन्विक्शन दिया जाता है, ठीक है, इन अ क्रिमिनल कोर्ट, need not be followed in cases where a department is to impose on government on the basis of facts which have led to his conviction in a criminal court. तो अगर कोई डिपार्टमेंटल पेनल्टी चलाकर उनके ऊपर जो है कोर्ट के थ्रू जो है कन्विक्शन दिया जाता है या फिर उनको डिसमिसल एटसेट्रा इन सच केसेस नॉट टू बी ऑटोमेटिक. तो जो है डिसमिसल जो है इन सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं होगा इन केसेस में. ठीक है, जहाँ पर डीआई चलाकर उनको जो है कन्विक्ट किया जा रहा है तो उस केस में जो है डिसमिसल वगैरह जो है सच केसेस इज नॉट टू बी ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा. ईच केस शुड बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स मेरिट, हर एक केस को जो है मेरिट्स पर एग्जामिन किया जाएगा. एंड ऑर्डर्स imposing the appropriate penalty passed only where the charges against the government servant on which his conviction is based show that he was. देखिए तो इस केस में क्या जाएगा, ईच केस शुड बी एग्जामिन्ड, हर एक केस को एग्जामिन किया जाएगा उसके मेरिट्स के बेसिस पे. एंड ऑर्डर्स इम्पोजिंग द अप्रोप्रिएट पेनल्टी, और जो भी ऑर्डर्स हैं जो इम्पोज कर रहे हैं, जो अप्रोप्रिएट पेनल्टी उस पर अपोज कर रहे हैं पास्ट, वेयर द चार्जेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन विच हिज कन्विक्शन इज बेस्ड, जिनके बेस पर उनकी जो है ऑन विच इज जिनके बेस पर उनको जो है कन्विक्ट किया गया है, शो दैट ही वाज गिल्टी ऑफ मोरल टर्पिडिटी और ग्रेव कंटेम्प्ट व्हिच इज लाइकली टू रेंडर हिज फर्दर रिटेंशन इन सर्विस अनडिजायरेबल और कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट. तो सिर्फ उन्हीं को ही आप जो है एग्जामिन करेंगे. ठीक है, in order that the departmental authorities of a government servant who has been convicted by a court of law may be in a position to consider his case and pass suitable orders thereon, every government servant is ordinarily expected to inform his department superior of such conviction. ये कह रहा है in order that the departmental authorities of a government servant who has been convicted, ठीक है, departmental authorities of a government servant who has been convicted by a court of law may be in a position to consider his case. ऐसा हो सकता है कि जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट सर्वेंट की, who has been जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट हो गया है, वो हो सकता है कि वो इस पोजीशन में हो. ठीक है, मे बी इन अ पोजीशन टू कंसिडर हिज केस एंड पास सूटेबल ऑर्डर्स देयर ऑन, वो जो है सूटेबल ऑर्डर्स पास कर सके. एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड टू इन्फॉर्म हिज डिपार्टमेंटल सुपीरियर्स ऑफ सच कन्विक्शन. तो ऑर्डिनरी जो है सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के जो सुपीरियर्स हैं उनको वो इन्फॉर्म करेंगे अबाउट सच कन्विक्शन, वेदर द ऑफेंस इज ऑफ सीरियस नेचर. आप वो बताएंगे कि जो ऑफेंस है कि वो सीरियस नेचर का है या फिर प्योरली टेक्निकल है, जैसा भी हो वो आपको बताना है. सिंस हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट टू डू सो, केसेस फ्रीक्वेंटली अकर इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंसर्न्ड omit to inform their official superiors of the fact of their conviction which comes to light later from the other sources. और किसी जो है बाहर से किसी को पता चलता है. तो in these circumstances it has been decided and it is hereby made clear that it shall be hereafter be the duty of a government servant who may be convicted in a criminal court. अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो जो है कन्विक्ट होता है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, तो इन्फॉर्म हिज, तो उनको क्या करना है, ही इज सपोज टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज कन्विक्शन एंड सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड देयरविद एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टू इन्फॉर्म हिज ऑफिशियल सुपीरियर्स विल बी रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या माना जाएगा, इट विल बी रिगार्डेड एज
एज सप्रेशन ऑफ मेटेरियल इन्फॉर्मेशन एंड विल रेंडर हिम लायबल टू, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा ऑन द ग्राउंड अलोन अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी कॉल्ड फॉर, और इसके अलावा जो है पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफेंस ऑन विच हिज कन्विक्शन वाज बेस्ड। इसके अलावा जो भी कन्विक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और साथ साथ में उनकी एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटीमेशन अबाउट डिटेंशन, देखिए इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु मे बी अरेस्टेड, अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर एनी रीजन टू इंटीमेट द फैक्ट ऑफ हिज अरेस्ट एंड द सर्कमस्टेंस देयर टू हिज ऑफिशियल्स प्रॉम्प्टली इवन दो ही माइट हैव सब्सिक्वेंटली बीन रिलीज ऑन अ बेल, अगर वो बेल पर भी रिलीज हो गए तब भी उनको अपने बारे में बताना है। फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट सो एज टू इन्फॉर्म हिज सुपीरियर ही विल बी रिगार्डेड एज सप्रेशन ऑफ मेटल इन्फॉर्मेशन, तो उसको माना जाएगा एंड विल रेंडर हिम टू, उसके डिसिप्लिनरी एक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एक्शन दैट मे बी कॉल्ड फॉर ऑन द आउटकम ऑफ द पुलिस केस अगेंस्ट, जो पुलिस केस जो होगा उसके वो अलग से चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात है, जब डिटेंशन का मतलब हो गया जब उसको जेल हो गई, ठीक है, तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि, कन्विक्शन मीनिंग finding somebody guilty of a crime, ठीक है। अगर किसी को कन्विक्शन मीनिंग इन लॉ, the verdict reached by a court of law finding a defendant guilty of a crime, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम, दैट इज जो हमारा थर्ड जो जीआईडी है, दैट इज प्रोविजंस इन द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के जो कोई भी जो प्रोविजंस है अंडर द कंडक्ट रूल्स, वो जो है फंडामेंटल राइट्स जो जो दे रखे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को, उनको वायलेट नहीं कर सकते। कंडक्ट रूल्स जो हैं दे डू नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में क्या है कि it is necessary to emphasize that the relationship between the government and a civil servant rests on contractual basis। देखिए वो जो रिलेशन है ना एक गवर्नमेंट का और सिविल सर्वेंट का, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इन सम केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज एविडेंस्ड बाय अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, कहीं के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एविडेंट होता है कहाँ से, एविडेंस होता है कहाँ से, बाय अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, बट इवन वेयर देयर इज नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड देयर इज नन द लेस अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। लेकिन तब भी जो है वहाँ पर एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। वेयर सच रिलेशनशिप इज रेफर्ड टू एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। The provision of the constitution and the various rules as a residuary power of the government to alter those rules together comprise the terms and conditions of that contract। तो जो जो भी है जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के और जो वेरियस रूल्स हैं गवर्नमेंट के, ये दोनों को मिलाकर जो है टुगेदर जो है दे कंप्राइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड डिफाइन द राइट्स ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड एंड द सिविल सर्वेंट ऑन द अदर। अ पर्सन हु वॉलंटरी एंटर्स गवर्नमेंट सर्विस, जो भी पर्सन जो है वो वॉलंटरी जो है गवर्नमेंट सर्विस एंटर करता है, देयरफॉर एक्सेप्ट्स दीज रूल्स, वो जो है इस तरीके से सारे रूल्स को जो है और कंडीशंस को वॉलंटरली एक्सेप्ट करता है इन हिज ऑन इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स मोरओवर हैव रेफरेंस एक्सक्लूसिवली टू द ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो जब तक उनका वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है तब तक रहेंगे। एनी ब्रीच ऑफ दिस रूल इज पनिशेबल एट वर्स्ट बाय हिज ओन रिमूवल फ्रॉम सर्विस। जो अगर आप इनमें से किसी का भी जो है ब्रीच करते हैं तो आपको सर्विस से हटाया जा सकता है। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द रूल्स आर नॉट इन ट्रुथ एंड सब्सटेंस इम्पोज्ड अपॉन हिम एक्सटर्नली। जो रिस्ट्रिक्शंस जो है जो इनके रूल्स के द्वारा जो इम्पोज की जाती हैं, दे आर नॉट इन ट्रुथ, वो सच में नहीं है, एंड सब्सटेंस इम्पोज्ड अपॉन हिम एक्सटर्नली, और जो सब्सटेंस जो है वो उनके ऊपर एक्सटर्नली दिया गया है, बट ही एक्सेप्ट्स एंड अबाइड्स बाय देम वॉलंटरली नॉन इंटरेस्ट। जैसे ही आप गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आते हैं ऑटोमेटिकली ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं।
The operation of these rules therefore cannot be said to be an invasion of any fundamental rights. तो ये जो ऑपरेशन, ये जो रूल्स है इनका, इसलिए इनको नहीं कहा जा सकता कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स को है जो इन्वेजन कर रहे हैं, ठीक है। If the civil servant does not exercise these fundamental rights to the fullest, he does so merely because he considers it in his interest not to do so, but it is open to him at any time to exercise his fundamental rights by resigning from the civil service. अगर वो चाहते हैं कि अपने बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स को एकदम, ठीक है, जो एक्सरसाइज करे, तो उसके लिए क्या कर सकता है? He has no fundamental rights to insist that he should be retained in government service and that he should have the benefit of all rights and privilege of the contract of service if on his part he does not abide by his own obligations and duties arising from that very contract. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कहते हैं कि जैसे अब आप कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, वी हैव राइट टू स्पीक, स्पीच का राइट है आपको, बट आपने जब ये जॉब ली थी ना, उस टाइम पर जो है आपने अपने इंटरेस्ट में ये आपको कंडक्ट रूल्स एक्सेप्ट किया था, ठीक है, आपने खुद एक्सेप्ट किया है ना, ये तो खुद किया है। तो अगर आप चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स लें तो गवर्नमेंट जॉब छोड़िए, उसके बाद आप अपने फंडामेंटल राइट्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इन द कॉन्ट्ररी व्यू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वुड नेसेसरली इन्वॉल्व द इन्वेजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए देखा जाए तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर necessarily involve the invasion of fundamental rights of the civil servant and other employees in many ways. For instance, the contract of service of a civil servant, as indeed of any other employee, requires him to devote his time. क्या कहता है कि आप अपना devote his time and energy to discharge of his official functions and so precludes him from engaging, और इस तरीके से उसको रोकता है कहाँ से, जो है engaging himself in any other trade or profession, ठीक है। It likewise requires his presence at his place of duty for specified periods and so precludes him from going to other places during those periods. And by analogy of the arguments advanced by the governments of Assam and Orissa, every such contract of service would involve invasion of the fundamental right of the employee. Okay? Under section 19, the view suggested by these government would lead to conclusion that Article 19 would have effect to invalidate every contract of employment under government or public authority, etc. A view leading to such absurd result cannot be sustained. ठीक है, नेक्स्ट है आपका the government of India are further advised that this position is not affected by the presence of part 3 of Article 33, which expressly authorize Parliament by law to restrict or abrogate any of the armed forces, etc. The inclusion of that article was necessary because मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पर देखिए आप इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट नहीं ऑथराइज किया है बाय लॉ टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, ठीक है। एंड frequently required action in contravention to certain provisions of part 3 of the constitution, for instance in detention otherwise then in accordance with article 21, and the liability to be tried and punished by court martial as well as by ordinary courts. तो इस तरीके से देखिए detention otherwise then in accordance with article 21 and the liability to be tried and punished by court martial as well as by ordinary courts. तो जो है देखिए अब आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही वह कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स को जो दिया गया है पावर वो उनको दी गई है। तो ये क्यों है ऐसा? एक तरीके से जब आप किसी दूसरे कॉन्टेक्ट में अंदर जाते हैं, जब गवर्नमेंट सर्वेंट के कॉन्टेक्ट के अंदर में आते हैं, तो आप जो है फंडामेंटल राइट्स की और जो है इन तरीके की जो है बातें नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर अकॉर्डिंगली ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोविजंस इन द कंडक्ट रूल्स विच प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए बोल रहे थे एनी रिस्ट्रिक्शन जो लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड ऑन देयर राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप वो नहीं बना सकते हैं, एंड आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट में ऑल्सो बी, तो ये क्या है, ये जो है इनकंसिस्टेंट नहीं है, दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट में ऑल्सो बी स्टेटेड दैट in this connection that even in the USA civil servants are prohibited from taking part in politics, and it has never been suggested that this prohibition involves any encroachment of any fundamental right. ठीक है, तो ये जो है आपका कंडक्ट रूल्स जो है एक तरीके से आपको जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका ज्वाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स आउटसाइड नॉर्मल ऑफिस आवर्स। अगर आप नॉर्मल ऑफिस आवर्स में
जो है ये ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या कहना है वो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, इसकी काफ़ी सारी जीआईडीज हैं, चलिए हम धीरे धीरे करके इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्वाइनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउटसाइड नॉर्मल ऑफिस आवर्स। अब कहते हैं कि भाई हम तो नॉर्मल ऑफिस आवर्स के बाद हम तो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या बोला गया है? इट हैज़ बीन ब्रोट टू द नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST that certain ministries departments do not permit members of their staff belonging to these communities to join। देखिए आपको बताएं मैं आपको कि गवर्नमेंट जो है, स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं जो बिलोंगिंग टू SC और ST जो है, अ, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं दे डू नॉट परमिट द मेंबर्स of their staff belonging to these communities to join education institute outside the normal office hours। तो उसके बारे में क्या कहा गया? क्योंकि ये तो खुद से ही आई थिंक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर इनके जो एक्ट है ना, जो SC/ST एक्ट है उसके अंदर कहा गया है, मैंने पढ़ा है कहीं पर ये, जहाँ पर जो है आप जो SC/ST गवर्नमेंट सर्वेंट है दे कैन स्टडी, ऐसा कुछ है। चलिए और इसको पढ़ लेते हैं क्या है। As the ministries are aware, it was proposed in Government of India MHA OM number this, अच्छा 1950 में, to issue general instructions on the subject। ठीक है, ये आया था 1952 का OM है। The replies received to that OM however revealed that while some departments found that efficiency was suffering, अब कुछ डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है ना वो सफ़र हो रही है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अटेंडिंग ए रेगुलर कोर्स। ठीक है, जो भी अगर ये रेगुलर कोर्स अटेंड करते हैं उनके लिए ऑफ स्टडी फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री इवन आउटसाइड ऑफिस आवर्स, अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज वॉज एबल टू परमिट देयर, और बहुत सारी जो है मिनिस्ट्रीज जो है वो ऐसा कर भी रही हैं कि दैट दे आर परमिटिंग देयर एम्प्लॉइज टू अटेंड दैट टू परस्यू सच स्टडी विदाउट detriment टू ऑफिशियल ड्यूटीज एंड दैट नो सीरियस प्रॉब्लम हैड बीन क्रिएटेड इन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट during joining education। इट वॉज therefore not considered necessary to issue any specific interest on the subject। ठीक है, मतलब कहीं पर हो रहा था कहीं पर नहीं हो रहा था, तो समझा नहीं कि नेसेसरी है इसलिए नहीं किया। Ordinarily, there can be no objection to the pursuit of knowledge by government servant in their leisure hours। देखिए वो आपको बोलता है ऑर्डिनरली, जो ऑर्डिनरली जो है देयर शुड नॉट बी, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन देयर लेजर आवर्स, नहीं, बट दिस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट सच परमिट डज इन नो वे डिट्रैक्ट देयर एफिशिएंसी। मतलब किसी भी तरीके से वो जो है वो अपनी एफिशिएंसी से डिट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। Wherever found necessary, the administrative authorities may require the government servant under their control should take prior permission। तो क्या करना चाहिए? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हें क्या करना चाहिए? दे शुड टेक प्रायर परमिशन बिफोर ज्वाइनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज फॉर यूनिवर्सिटी और डिग्री, एज ज्वाइनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व एडवांस कमिटमेंट अबाउट अटेंडेंस। क्योंकि जब भी वो कोई भी जैसे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए कि आपको वहाँ पर रेगुलर जाना पड़ेगा और स्पेसिफिक आवर्स देने ही पड़ेंगे, और एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एग्जामिनेशन, और ये केसेस भी आएंगे कि जो आप जो है एब्सेंट हो जाएंगे अपनी ड्यूटी से स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऑर्डिनरीली परमिशन इज टू बी ग्रांटेड, ऑर्डिनरी केसेस में क्या करना है आपको, दैट इज परमिशन इज टू बी ग्रांटेड, बट with a view to summarily dealing with cases where it is noticed that the government servant has been neglecting his duties। जहाँ पर आपने देखा गया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है he has been neglecting his duties for the sake of his studies, a condition may be attached saying that the permission may be withdrawn। वहीं पर लिखा जाए चाहिए कि अगर आप एक कंडीशन के साथ इनको परमिशन देनी चाहिए कि अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को जो है नेगलेक्ट करेंगे तो परमिशन जो है विड्रॉ कर ली जाएगी विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, और बिना कोई रीज़न दिए। दिस विल ऑफ कोर्स बी विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर डिपार्टमेंटल एक्शन बीइंग टेकन वेयर mere withdrawal ऑफ द परमिशन इज नॉट कंसिडर्ड एडुकेट। ठीक है, तो दिस विल जो है वो सर्टनली जो है विदाउट प्रिजुडिस टू एनी डिपार्टमेंटल एक्शन। ठीक है, आपको कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेयर mere withdrawal ऑफ द परमिशन, जहाँ पर सिर्फ आप एक परमिशन विड्रॉ करके जो है वो इनफ रहेगी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST may be allowed to take full advantage of educational facilities subject to the policy stated above। पूरी तरीके से आप लीजिए, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी जो भी आप ऑफिस कर रहे हैं ना उसके प्रति आप नेग्लेक्ट ना हो बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पीरियड ऑफ टेन्योर टू द ऑफिशियल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग परमिशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ द ऑफिशियल शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ग्रांटिंग परमिशन।
It is clarified for information of and compliance of by the Ministry of Finance, etc., that while taking into account the various administrative consideration in deciding upon a request for permission to attend study course, देखिए जब भी अगर ऐसा होता है जहाँ पर आप जो है डिसाइड कर रहे हैं अपॉन अ रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अटेंड द कोर्स ऑफ स्टडीज आउटसाइड द ऑफिस आवर्स, द पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जो वहाँ पर उसका उसका टेन्योर कितना, उसका टाइम कितना है, ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ टेन्योर है ना आपको, that should also be taken into account, so that in the ordinary course occasions do not arise to ask for extension of tenure to cover the period of the course attended by him which may continue beyond the expiry of tenure। ठीक है, ठीक है, so that in the ordinary course के अंदर जो occasions, ऐसे occasions ना आए जहाँ पर do not arise to ask for extension, जहाँ पर उनको अपने tenure को extend करने की जरूरत पड़ रही है, to cover the period of the course attended by him which may continue beyond the expiry of the tenure। ठीक है, should a case of permission of a tenure officer to join an educational course the completion of which would require the extension of tenure of the for consideration, the Department of Personnel and AR may please be consulted before the permission is granted। देखिए अगर वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा आता है जहाँ पर जो है एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर आता है, ठीक है, वुड रिक्वायर द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड AR मे प्लीज बी कंसल्टेड बिफोर द परमिशन इज ग्रांटेड। परमिशन देने से पहले आपको उनसे जो है एक बार कंसल्ट कर लेना है। अब आता है आपका पार्टिसिपेशन इन श्रमदान ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द भारत सेवक समाज टू बी एनकरेज। ठीक है, तो श्रमदान के अंदर जो है आपको एनकरेज करना है। द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड वेदर central government servants can be permitted to participate in Shramdan drive organized by state government with the object of enabling the participants to devote some time and labor in furtherance of objects and work of public utility। ठीक है, तो participation of a government servant in such activity in his spare time is not only unobjectionable but even welcome। तो ये कह रहे हैं कि participation of government servant in such activity in spare time is not only unobjectionable but even welcome, subject of course to the consideration that such activity does not interfere with the performances of, जो ऐसी जो activities है that does not interfere with the performances of official duties, it is in fact considered desirable that government servants should be encouraged to participate in such activities so long as official duties of the employees concerned are not unduly interfered with। The Ministry of Finance are requested to inform the departments and other officials बट यस ये करना है कि दीज इंस्ट्रक्शंस, जो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, दैट शैल अप्लाई ओनली टू एक्टिविटीज ये जो है अप्लाई ओनली टू एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और या फिर जो है भारत सेवक समाज एंड नॉट बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका ज्वाइनिंग सिविल डिफेंस सर्विसेज परमिसेबल। देखो इंक्वायरीज ऐसे आई दैट पर कि गवर्नमेंट जो है सर्वेंट्स एम्प्लॉयड इन ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड एल्सवेयर कुड बी अलाउड टू ज्वाइन एज अ वॉलंटियर इन CDS, मतलब सिविल डिफेंस सर्विसेज में। So these volunteers have to play an important and useful role in the life of the citizens. The ministries are therefore requested to permit government servants working under them to join these service and also to provide the necessary facilities for this purpose. Such of the government servants are holding key posts and cannot be released during an emergency need not be permitted to join the service। देखिए अगर कह रहे the ministries are therefore requested to permit government servants working under them to join this service and also to provide them necessary facilities for the purpose। Such of the government service, कुछ ऐसे government servant भी होंगे, such government servants as are holding key post, ठीक है, and as cannot be released during an emergency need not be permitted to join the service। कुछ की पोस्ट पर है तो उनको आप मना कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलाउ कर दीजिए। As far as possible it is envisaged that the normal period of training will be outside office hour। ऐसा समझा जाता है कि ये जो है normal period of training होगा वो office hours से अलग होगा। However, if in an emergency a government servant who is enrolled as a member of civil defense service is required under the civil defense service rules 1962 to perform any duties and functions during office hours, the period of, देखिए क्या क्या वंडरफुल बात लिखी है यहाँ पर। देखिए वैसे तो इसको नॉर्मल पीरियड को बनाया था कि ऑफिस आउटसाइड ऑफिस की बात है, लेकिन अगर कभी भी इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है सर्वेंट हु इज एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ सिविल डिफेंस सर्विसेज और जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इज रिक्वायर्ड अंडर दीज रूल्स, ठीक है, टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज और फंक्शंस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स,
तो द पीरियड ऑफ हिज एब्सेंस, ठीक है, द पीरियड ऑफ हिज एब्सेंस शैल बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव माना जाएगा उसको। रियली वंडरफुल। ठीक है, देश सबसे पहले है। द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंसर्न्ड मे ऑल्सो बी परमिटेड टू रिसीव इन एडिशन टू देयर सिविल पे। द गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कंसर्न जो है, मे ऑल्सो बी परमिटेड, उनको भी परमिट किया जाना चाहिए, टू रिसीव इन एडिशन टू देयर सिविल पे सच अलाउंसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम अंडर द सिविल। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न है उनको परमिशन देनी चाहिए टू रिसीव इन एडिशन टू देयर सिविल पे, तो उनको सिविल या जो भी कुछ अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं वो उनको मिल जाने चाहिए। दीज ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट डिजायरिंग टू जॉइन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात बोला गया है कि ये वाले जो ऑर्डर्स हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिजायरिंग टू जॉइन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ होल टाइम पेड बेसिस। जब वो होल टाइम कर रहे हैं तो उनका तो काम ही वही हो गया ना। तो such government servants would be sent on deputation basis if they are permanent, and other individual cases should be examined on its merit. As regards employees of semi-government organization and public undertakings की बात करें हाँ, अगर हम finance are requested, there is no objection to take action on the above lines in respect। तो जो भी PSUs वगैरह हैं ये भी जो है अपने तरफ से सेमी गवर्नमेंट या फिर जो PSUs है ये भी इसी रूल के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है टू टेक एक्शन ऑन द अबव लाइन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, वो ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका इंसेंटिव टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड। अब उनके लिए क्या 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 है देखिए, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट में इन सूटेबल केसेस बी परमिटेड by the head of office etc concerned to enroll themselves as member of St. John Ambulance Brigade and to receive the necessary training subject to the condition that the grant of permission in such case would not interfere with the efficient discharge of their official duties। ठीक है, तो जो है they can enroll themselves as a member of St. John Ambulance Brigade and to receive necessary training। ठीक है, वो कर सकते हैं। एक कंडीशन है बस वहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो क्या है कि दैट द ग्रांट जो ग्रांट ऑफ परमिशन है ना इन सच केसेस दैट वुड नॉट इंटरफेयर विद द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, इन रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द ड्यूटी वाइल रिसीविंग ट्रेनिंग इट वाज डिक्लेयर्ड दैट इन केसेस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु मे बी परमिटेड टू जॉइन द ब्रिगेड एंड रिक्वायर्ड टू अंडरगो द नेसेसरी ट्रेनिंग ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स देयर विल बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एक्सेट्रा बीइंग ट्रीटेड एज कैजुअल लीव। ठीक है, no objection of to the period of training etc being treated as casual leave। उनकी जो ट्रेनिंग का पीरियड है आप उसको CL कंसीडर करेंगे टू द एक्सटेंट सच लीव इज ड्यू एंड टू द एक्सटेंट सच लीव इज नॉट ड्यू देन इस केस में क्या होगा आप स्पेशल कैजुअल लीव उसको दे देंगे। वेयर द लीव इज नॉट ड्यू तो उस केस में आप एक्सक्यूज मी वहाँ पर आप ना स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते। द क्वेश्चन व्हाट शुड बी अलाउड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ द ब्रिगेड and who are detailed for duty by the brigade on first aid posts organized by them in fairs and on important occasions has been receiving attention to the government of India for some time। It has now been decided that special casual leave not exceeding of 7 days, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि उसी के अंदर ही काम कर रहा है तो स्पेशल कैजुअल लीव नॉट एक्सीडिंग 7 days पर एनम, ठीक है, पर एनम मे बी अलाउड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर मेंबर्स ऑफ द ब्रिगेड। जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी मेंबर्स हैं ब्रिगेड के to cover their absence on any special duties may be assigned to them by the brigade provided that such duties are performed during office hours। ठीक है, अगर आप ऑफिस आवर्स ऐसे करते हैं तभी मिलेगा वो आपको। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ परफॉर्म एक्सटेंड ओनली टू हाफ डे, अगर वो जो ड्यूटी है वो आधे दिन से ज़्यादा है, ठीक है, ओनली हाफ डे। ठीक है, तो ओनली हाफ डे स्पेशल की लीव शुड बी अलाउड। तो अगर मान लीजिए द ड्यूटीज ऑफ परफॉर्म एक्सटेंड ओनली टू अ हाफ डे, अगर वो सिर्फ आधे दिन की होती है तो उनको सिर्फ आधे दिन की ही हाफ डे स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। 9 नंबर बोलता है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी एनकरेज टू ज्वाइन होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट देयर इज सम रिलेक्टेंस on the part of some departments to grant permission freely to government servants to join home guard organization। Since the home guard have to play an important role and useful role in the life of citizens, the government servant should be encouraged to join the service। ठीक है, तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो है दे शुड बी encouraged to join the service this organization।
Ministry of Finance are requested to grant permission freely to government servants working under them to join the Home Guard organization and also to provide them necessary facilities for this purpose. In the case of those employees who are engaged in operational or maintenance duties, the permission will be subject to exigencies of public service. ठीक है. In case जहाँ पर केसेस में जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, in case of those employees who are engaged in operational या फिर maintenance duties में है, the permission will be subject to, तो वहाँ पर परमिशन का क्या होगा? The permission will be subject to exigencies of public service. Such of the government servants are holding key posts and cannot be released during an emergency need not be permitted to join the organization. तो भी अगर कोई मान लीजिए कोई की पोस्ट होल्ड कर रहा है एंड कैन नॉट बी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो उनको आपको परमिशन नहीं देनी है. ठीक है. ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर परमिटेड टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन विल हाउएवर कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द सेम कंडीशन मेंशन्ड ऑन दिस मेमोरेंडम. ठीक है. रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द अबव इंस्ट्रक्शंस इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू द कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक. तो जो PSUs है उनके लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी ऐसा कर सकते हैं. एक छोटा सा यहाँ पर और दे रखा है, यहाँ पर इंक्वायरीज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम टाइम टाइम वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. ओके. ऑफिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में जो है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड एल्सवेयर शुड बी अलाउड टू जॉइन द ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड ऑक्सिलरी पुलिस फोर्सेज. पुलिस सच एज होम गार्ड्स हो गया जैसे, या फिर नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स हो गया, प्रेनिया रक्षा दल हो गया, एटसेट्रा. इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑर्डिनरली there should be no objection to central government servants enrolling themselves in such organization provided that the head of their department or office consider this can be done without detriment to their official duties. किया जा सकता है provided the head of their department that can be done without detriment to their official duties. The grant of permission to join special forces क्या conditions है? That the period of training and duty as home guards will be treated as special casual leave. That the period of training and duty as home guard will be treated as special casual leave and the person concerned permitted to receive in addition to their pay and such emoluments as the provincial government may offer. ठीक है. ठीक है. उनको emoluments वगैरह ले सकते हैं. That the government of India will not be responsible for any risk. अगर कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके लिए कोई रिस्क, इंजरीज, कुछ डैमेज हो जाता है और एनी अदर कॉन्सिक्वेंस अराइजिंग आउट ऑफ देयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट है परमिशन, इसी के अंदर है परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन दिल्ली टू जॉइन द होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ये कहता है कि होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी रिसेंटली दिल्ली में सेटअप किया गया है एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड यूजफुल रोल इन द लाइफ ऑफ सिटीजन्स. Ministries are therefore requested to permit government servants working under them to join the organization and also to provide them necessary facilities for this purpose. Such of the government servants are holding key posts cannot be released on emergency need not be permitted. As far as possible, it is envisaged that the normal period of training will be outside office hours. Okay. However, if an emergency who is enrolled as a member of the home guard is required by the commandant general to perform any duties or functions during office hours, his absence shall be, the period जो है उसकी absence जो है it will be treated as a special casual leave. The government servant concerned may also be permitted to receive in addition to their civil pay. Okay, he may be permitted to receive in civil pay allowances as may be prescribed by the home guard rules, जैसा उनको दिया गया है. ठीक है. ऑल राइट. चलिए इसके आगे बात करते हैं हम. गवर्नमेंट सर्वेंट विशिंग टू जॉइन द होम गार्ड सर्विस में एड्रेस देयर एप्लीकेशन टू द कमांडेंट जनरल. ठीक है. इस तरीके से उनको दे सकते हैं. ऑल राइट. 10th है इसका पॉइंट, परमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी. अब क्या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज है, क्या वो कोई टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं? इसके बारे में बात करते हैं. देखिए बहुत सारे ऐसे OM हैं जिनको रेफर किया इन्होंने, वेयर द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो है अथॉरिटीज वर रिक्वेस्टेड टू एनकरेज द पर्सन वर्किंग अंडर देम टू जॉइन द टेरिटोरियल आर्मी. ठीक है. जहाँ पर बोला गया कि आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते. इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस मिनिस्ट्री बाय द रिव्यू कमेटी ऑन टेरिटोरियल आर्मी कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है. टेरिटोरियल आर्मी जो है ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस मिनिस्ट्री बाय द रिव्यू कमेटी ऑन टेरिटोरियल आर्मी constituted by the Ministry of Defense, that the response from civil government servant and PSU has been poor. Okay, ऐसा बोलते हैं कि वो जो response है इनका वो poor है एकदम. Okay.
Further, some public sector banks and financial institutions have imposed restrictions on their employees to volunteer enrollment, which is a violative of the concept of spirit of voluntarism. ठीक है, which is a violative of the concept of spirit and voluntarism for which the force is conceived. जिस वजह से जो फोर्स बनाई गई है, आप तो उसी को मना कर रहे हो एक तरीके से. ठीक है, तो एक रिव्यू कमेटी आई थी ऑन टेरिटोरियल आर्मी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ जो है उनकी जो है यूटिलिटी जो है पुअर है. ठीक है, रिस्पॉन्स जो है ना उनका बेसिकली हैज़ बिन पुअर. तो उसको जो है ये कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ये इसको वॉलंटरिज्म के कॉन्सेप्ट का एकदम वायलेट करता है. तो जो टेरिटोरियल आर्मी है बेसिकली दैट इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल रोल फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री इन इमरजेंसी एंड ऑल्सो ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज. ठीक है, एंड मेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू द टेरिटोरियल आर्मी इज सिविल. जो मेन सोर्स क्या है इसका, तो मेन सोर्स जो है इसका, द मेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी इज सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉयज़ ऑफ PSUs. और कौन कौन है आपके एम्प्लॉयज़ ऑफ PSUs अंडरटेकिंग है, कॉरपोरेशंस हैं, एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इंस्टीट्यूट. एज सच it is written that the government, semi-government, PSU employees are to be encouraged to join Territorial Army, are therefore requested to grant permission to them working under them to join Territorial Army and also to provide them necessary facilities for this purpose. However, in the case of those employees who are engaged in operational or maintenance duties and who cannot be released without dislocation of the work, the permission will be subject to exigence of public service. देखिए यहाँ पर ये बात बोलता है किसी केस के अंदर of those employees who are engaged in operational या फिर maintenance duties में लगे हैं and who cannot be released without dislocation of the work, the permission will be subject to exigencies of public service. All the government servants who are permitted to join the Territorial Army will, however, continue to be governed by the instructions issued by the department from time to time. ठीक है, तो एक तरीके से इनको एनकरेज करना चाहिए. ओके, ठीक है, तो आज हमने इसके जो है 10 जो है GIDs तक हमने सेक्शन 3 के 10 GIDs हमने अभी हमने डिस्कस कर ली हैं. ठीक है, इसके अंदर कुछ है अप्रॉक्सीमेटली जो है 31 GIDs है. ठीक है, इनको हम जल्दी ही इनको पूरा करेंगे. ठीक है, तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको पूरा कर लेते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. So with this, thank you so much and have a great day.